विजिट करना पड़ता है कैंटीन फेयर, अटेंड करना पड़ता है अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेहतर है कि अटेंड करके ही अटेंड करके आपको पता होगा कि हाँ। फिजिकल क्या चीज़ है, उसमें क्या क्वालिटीज हैं। ऐसे ही फाइवर पे या फ्रीलांसिंग के कई साइट पे आप एक Upwork चाइनीज पे। बंदे को हायर करें, उसको जाके कह दें कि यार मैंने ये प्रोडक्ट करनी है, वो आपको जो कैंटन फेयर में आपको बंदा मिल रहा है ना, जितने की प्राइस दे रहा है उससे भी सस्ती प्राइस में वो आपकी बार्गेनिंग करके ला देगा। ऐसे ही है। तो वो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो लोगों भी बड़े हुए हैं मेरे लगता है ग्रुप में कि देखें क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? प्रीति तुम किया है सर ये कैंटीन फेयर का टॉपिक चाइना में है, चाइना में फिर खुद जाना पड़ेगा। मेला लगता है वहाँ पे, नुमाइश लगती है जिससे यहाँ पे एग्जीबिशन से होती है। वो मार्च में लगती है और एक लगती है सितंबर में, ये नवंबर में। साल में 2 बार। लाइक एक्सपो। लाइक एक्सपो। अच्छा, हाउ टू ऑपरेट Amazon बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। और स्लाइड को कह रहे हैं ना स्टार्ट को है या वैसे ही कभी आगे नहीं खा रहे। आप चलाएंगे, खुद रोकी नहीं थी। VPS मशीन VPS मशीन तो आपको खैर नहीं पता होगा इतना। ये होता है वर्चुअल प्रॉक्सी सर्वर या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से कहते हैं, ठीक है। ये होता है कि आप कई हैं इतने VPSserver.com या कोई भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं। आप यूएस में एक कंपनी है, वो अपना सर्वर आपको दे देगी, आप पाकिस्तान में बैठ कर अपना यूएस में एक सिस्टम यूज कर सकते हैं। आप उन्हें कह देते हैं, आप उन्हें मंथली का $50 देते हैं और आपको वो एक वर्चुअल सर्वर दे देते हैं जिसकी रैम होती है 4 GB और 100 GB हार्ड होती है, और वो आपको एक डेडिकेटेड सर्वर दे देते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये वेबसाइट के लिए डोमेन, हाँ, डोमेन तो खैर हम Hosting, वो उसके पैसे देते हैं, उसकी स्टोरेज मिल जाती है, स्टोरेज मिल जाती इस तरह है। ही होस्टिंग जो सेम ऐसे ही है। होस्टिंग तो ये है कि आपको पाकिस्तान के भी कई कंपनी दे देती है, ठीक है ना। आप अगर बाहर से लेते हैं तो पाकिस्तान में 3-4 हज़ार की मिल जाती है, बाहर से थोड़ी- बाइक से थोड़ी कॉस्टली कॉस्टली होती है, उसमें टैक्स वगैरह ये सारे लग जाते हैं। तो जो भी आपको हायर करता है पर्सन जो होता है, जो जिसने भी आपके अकाउंट, आप जिस कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं वो उस कंपनी की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट करें आपके काम करवाना है अपना Amazon का काम, मैं यूएस में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ यार अगर मेरा Amazon का अकाउंट किसी ने पाकिस्तान में ओपन किया ना तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको VPS सर्वर दे देता हूँ। लोकेशन यूएसए की होती है, योगा पाकिस्तान में बैठकर जिस तरह टीम व्यूअर होता है, अकाउंट मैनेज करोगे, अकाउंट मैनेज करते हैं, ठीक वो है। आपको $100 आ रहा, आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे कि बार्किंग कर लेंगे कि भाई आपको मैं इतने डॉलर दूंगा, $50 $80 दूंगा, तो वो इस तरह होता है। ऐसे ये चीजें मैनेज होती हैं। तो मैं अपनी वो बचा रहा हूँ कि यार मेरा अकाउंट ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तो मैं आपको जो VPS सर्वर दूंगा और आप मेरा अकाउंट वहां से मैनेज कर रहे होंगे उसके ऊपर से, उसी के अंदर सारा। उसमें ये है कि आप प्राइवेटली अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि Amazon को ये पता होता है कि लोकेशन जो है वो यूएसए की है, उधर से ना, उधर से मैनेज हो रही है, वो अकाउंट के ऊपर इतनी वो पंगे नहीं लेता। लेकिन उनको आईपी से पता नहीं लगता, पता लग जाता है अगर वो वेरिफिकेशन ले जाए। ज्यादा अंदर जाएगा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। हाँ, तो जितनी ज्यादा वो वेरिफिकेशन करेगा ना, उसमें फिर उसको पता लग पता जाएगा, लग जाएगा क्योंकि पता लग जाता करते नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी वेरिफिकेशन करते हैं वो। वेरिफिकेशन कभी कभार चले जिसको जाते को हैं। देना उन्हें कर देते वो कर लेते हैं। मतलब कि एक बंदा है, वो प्राइमरी अकाउंट है, उसने 20 बंदों को सेकेंडरी एक्सेस दी हुई है, उसका ज्यादा मसला है। उसका ज्यादा मसला है। 1-2 को दे दें, एक दो भी चलता है, एक को दे दें, 1-2 को तो Amazon में नहीं करता। मंथली ये देना पड़ता है उनको, ये मंथली होता है, मतलब इतने पैसे में हाँ, मंथली। ये मंथली होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर Amazon सेलर सेंटर के अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप किसी की सेकेंडरी एक्सेस भी बना सकते हैं। VPS सर्वर आपने नहीं यूज करना क्योंकि वो स्लो होता है, ठीक है। जिस तरह टीम व्यूअर आप यूज कर रहे होते हैं तो अक्सर होता है कि आपने कोई चीज खोल दी होती है और वो काफी देर बाद ओपन हो रही होती है, तो वो सेम ऐसे ही होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसकी ईमेल आईडी पे उसको सेकेंडरी एक्सेस दे देते हैं,
ठीक है, वो मेरे मैं अपने एक सेलर सेटल की मुझे एक्सेस मिलेगी, ठीक है, मैं अपना ही जैसे मेरा अपना पर्सनल ईमेल आईडी s5@gmail.com, मैं उसी को अमेज़न के ऊपर जाके ओपन करूंगा, वो मेरा अकाउंट चल रहा होगा। मुझे जो जो एक्सेस चाहिए होगी, मैंने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, पीपीसी मैनेज करनी है, या कुछ भी मैंने उसके ऊपर मैनेज करना है, मुझे उतनी उतनी एक्सेस को दे देगा। यहाँ तो कोई सवाल है? चैट में किसी का आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, ये VPS की एप्लीकेशन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। VPN की तरह काम करता है? नहीं, VPN तो आपका जो है आपके अपने सिस्टम के ऊपर जो प्रॉक्सी चेंज करता है ना, VPS जो है ये आपको एक सर्वर मिल जाता है, एक वर्चुअल सर्वर मिल जाता है, तो आपने वो एक नई विंडो ओपन करनी होती है, तो उसके अंदर ये सिस्टम एक नया यूज हो रहा होता है। सर अगर यूके मार्केट के लिए करना हो तो उसके लिए भी हमें ये करना पड़ता है? लोग आजकल जो कर रहे हैं वो सेकेंडरी एक्सेस लेते हैं। VPS सर्वर कॉस्टली होता है, $50 कौन दे, ठीक है, वो सेकेंडरी एक्सेस ले लेते हैं, उसको जो जो एक्सेस चाहिए होती है वो अपने प्राइमरी यूजर को कहते हैं कि मुझे ये एक्सेस दे देना, तो उसको मिल जाती है, तो वो उस तरीके से लेके चल जाते हैं। क्वेश्चन क्या था किसी को? जी सर, अगर अमेज़न को पता चल जाए कि अकाउंट पाकिस्तान से चल रहा है तो क्या अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं? नहीं, अगर तो प्राइमरी अकाउंट पाकिस्तान से चल रहा हो ना, तो फिर वो आपसे पूछते हैं, वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आप पाकिस्तान ट्रैवल करके गए हैं या ऐसा कुछ भी, वो कुछ भी कह देंगे, अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तो आप उनको वीजा या फिर आपका जो टिकट है वो उनको दिखा दें कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तान, तो देन आपको वो परमिशन दे देते हैं कि आप जाकर वीडियो ओपन कर सकते हैं। सर, अगर वेरिफिकेशन के दौरान हमें कंफर्म हो जाए कि अकाउंट पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने वेरिफिकेशन के दौरान अगर पता लग जाए अकाउंट का तो फिर वो क्या करेंगे? वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप उन्हें पता लग जाता है अकाउंट के पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, तो उस दौरान आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, जी ऐशा इमरान, फ्री होस्टिंग साइट जो प्रोवाइड करती है सर्विंग साइट, वो सेम ऐसे ही होता है VPS, तो उसमें फ्री होस्टिंग में ये होता है कि आपके अपने जो लॉगिन होता है वो मिलता है, और VPS जो होता है वो एक नई विंडो मिलती है आपको, वहाँ पे एक नया सिस्टम होता है, सर्वर थोड़ा स्लो होता है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो जहाँ पे आपका अमेज़न अकाउंट होता है वहाँ की लोकेशन से आप उसे यूज कर सकते हैं। fulfillment by purchase। कोई बैठा है चलो जी वर्चुअल असिस्टेंट का मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, अब जो मेन है काम की, आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज करनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई द निश। निश होता है कैटेगरी कि कौन सी आप कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। निश बिल्डिंग ये होता है कि आप जो आजकल चल रही है कैटेगरी, ज्यादा जो होम एंड किचन ज्यादा चलती है, प्रोडक्ट जो होती हैं वो अप्लायंसेस की ज्यादा सर्च होती है, ट्रेंड जो है वो होम एंड किचन का है। आई थिंक जो 46% जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्लायंसेस की सर्च होती है और 37% होम एंड किचन की होती है, ठीक। लेकिन जो ज्यादातर हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बिल्डिंग जो नीश होती है वो होम एंड किचन की होती है।
होम एंड किचन हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, और ये पेंटिंग टूल्स जो ये हो गए किड्स के जो होते हैं पेंटिंग टूल्स, और जो और भी होती हैं लाइक फैब्रिक्स की प्रोडक्ट्स हो गई, टॉवल्स हो गए, और ये सारे मैट्रेस प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारे सर इसका वेयर हाउस से अमेरिका में और कहीं पर नहीं है जहाँ अमेज़न है वहाँ पे वेयर हाउस है। जिस कंट्री में सर? है। अगर लाइक अगर मैं यूके में हूँ तो अगर किसी और अमेरिका में किसी प्रोडक्ट मंगवाई तो मेरे अमेजोन के वेयर हाउस में, तो फिर वहाँ से ट्रांसफर होती है। वो अमेजोन वाले आपसे चार्ज ही इस बात का करते हैं। अगर तो आपने आपके अकाउंट पे ग्लोबल सेलिंग एक्टिवेट है तो आप यूके से प्रोडक्ट यूएस भेज सकते हैं, अमेजोन के थ्रू। अमेज़न के थ्रू ही भेज उसमें सकते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 5 डेज से ज़्यादा। हैं। वो तकरीबन 15 से 21 दिन लग जाते हैं, 21 दिन मैक्सिमम होता है। चाइना से भी अगर अमेज़न यूएस से चाइना भी भेजनी है ना प्रोडक्ट, तो वो 21 दिन में ही पहुंचेगी। 21 दिन अमेज़न का मैक्सिमम टाइम होता है पूरी दुनिया में जहाँ भी डिलीवर करें। ग्लोबल सेलिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ग्लोबल सेलिंग के थोड़े से वो एक्सचेंज रेट पड़ता है, लाइक यूके से अगर यूएसए का जो एक्सचेंज रेट है वो 146 रुपये है, तो अमेज़न 151 काट लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सचेंज रेट पड़ता है क्योंकि यूके से जो अकाउंट्स में यूएस में जाकर ट्रांसफर होती हैं तो जी। बड़ा इशू हो जाता है। अच्छा, इसमें जो टूल्स होते हैं उसमें हमने ये सर्च करना होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो और उसका कंपटीशन कम हो, ठीक है। लाइक आप कोई मोबाइल चार्ज करने जा रहे हैं तो बेचने जा रहे हैं तो आपको पता है कि मोबाइल पहले ही पाकिस्तान में हजारों कंपनियां बेच रही हैं, जी। ठीक है ना, तो आपको अच्छा खासा उसके अंदर कंपटीशन मिलेगा और इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से आपको ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश हम यही होती है कि जो प्रोडक्ट हम चूज करें, अगर तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है देन हम हाई कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम है तो हम तो हमें लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट चूज करनी होगी, जी। ठीक है। और उसका प्रॉफिट मार्जिन हमने यही आपको मतलब कि बताना है कि उसको अपने टूल्स को यूज करते हुए कैसे जो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली अपने प्रोडक्ट निकालनी है विद लो कंपटीशन, और उसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो, ठीक है। लाइक कोई भी आपने बाथ टब है, जैसे बाथ टब में अमेज़न पे सर्च करें तो उसका सर्च वॉल्यूम अगर 50,000 है, 10,000, 20,000 है, इसका मतलब यह है कि 20,000 लोगों ने उसको सर्च किया, ठीक है, बाथ टब, ठीक है। तो इसका मतलब वो बहुत अच्छी चलने वाली प्रोडक्ट है। लेकिन जिसका सर्च वॉल्यूम भी 5,000 है, ठीक है, 17 करोड़ की आबादी में 5,000 लोगों ने सिर्फ बाथ टब सर्च किया, तो वो प्रोडक्ट कहाँ चलेगी? लेस देन इसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए किसी भी आइटम कम से कम 8,000 होना चाहिए। सर मेंशन लिखा हुआ है आपने कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि शायद जब हम कोई Google टूल करते हैं करते हैं, जो भी हम टूल यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ होता है। इसमें जो आपको आगे क्लासेस में दिखाया जाएगा वो ये है कि प्रोडक्ट की रिसर्च जो है यूजिंग हीलियम 10 जंगल स्काउट वो आपने कैसे करनी है। सर जंगल स्काउट ये एक्सटेंशन जंगल स्काउट एक हीलियम 10 की तरह का एक टूल है, उसमें ये होता है कि वो थोड़े बड़ा उसके स्टैट्स अच्छे होते हैं। हीलियम टैंक का भी नहीं मुझे पता इसका ये क्या है। हीलियम 10 और ये जिस तरह एक वेब एप्लीकेशन होती है, कोई भी फेसबुक होगी, जी। facebook.com, उसका लॉगिन मिलता है, वो वेब एप्लीकेशन पूरी यूज होती है। उसी तरह एक हीलियम 10 एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके अंदर आप प्रोडक्ट हंट भी कर सकते हैं और उसकी जो है सप्लाईज वगैरह और अपना सेलर साइकिल की प्रॉफिट मार्जिन भी वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रैकिंग भी रख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कल कैसा बिहेव कर रहा था, आज कैसा कर रहा है, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग भी हो जाती है। तो आप कीवर्ड की हंटिंग भी कर सकते हैं, कीवर्ड को कैसे एनालाइज करना है, कंपेटिटर को कैसे लेके चलना है, वो अंदर डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, तो वो आप यूज कर सकते ये हीलियम 10 एनुअली क्या परचेज होता है कि मंथली? हैं। मंथली भी होता है, एनुअली भी होता है, ठीक है। तो मंथली ये है कि $97 का शायद होता है और एनुअली ये $1,000 का होता है। तो कोई लाइफ टाइम परचेज की भी होती है इनमें इन सॉफ्टवेयर्स की? नहीं, लाइफ मैं सिर्फ मैक्सिमम ये ईयरली देते हैं लाइफ टाइम के। अब आप उनको क्या पता कि आपने कितनी देर तक यूज करना है, ठीक है, तब तक चलते वो कंपनी बंद हो जाए, तब तक बंदे बंद हो जाए। अच्छा, और आपको मैं यही हीलियम 10 को यूज करते हुए आपको बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट कैसे आपने लेके चलनी है
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जैसे पेट मार्कर्स होते हैं, वो पैक ऑफ 12 में बिकती हैं, ठीक है ना। तो हमने सिंगल पीस प्रोडक्ट लेने होते हैं, क्योंकि अगर पैक ऑफ 12 प्रोडक्ट जा रही है चाइना से, हमने चाइना से सैंपल मंगवाया एक, उन्होंने एक सैंपल हमें बहुत अच्छा भेज दिया, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है ये आप हमारे 1000 जो यूनिट है उठा के यूएसए भेजिए। तो जब वो 1000 यूनिट वहाँ जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई एक पैकेट ऐसा होगा जो मिसिंग हो गया, जी खराबी हो हाँ खराबी हो सकती है। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम सिंगल पीस प्रोडक्ट जो है वही बेचते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर एक जो यूनिट है उसके अंदर एक प्रोडक्ट नहीं गई, उसका एक पीस ना गया हो, तो कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू जी, जो कि हमारी जो लिस्टिंग है वो उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट करता है। क्योंकि यूएस में मैं जो पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड आ रहा है कि आप रास्तों पर जाते हैं तो जो भी जिसके 1-2 रिव्यूज हैं, 6 रिव्यूज, 4 रिव्यूज, उनको छोड़ देते हैं हम। ज्यादा 50 रिव्यूज होंगे, 60 रिव्यूज होंगे, तो टॉप के 10-12 रिव्यूज हम देखते हैं, ठीक है। देन अच्छा वो पॉजिटिव हो, देन हम कोई चीज परचेज करते हैं। यूएस में ये ट्रेंड बहुत अरसे से है। कोई भी जो बंदा है उसने कोई भी अपनी प्रोडक्ट परचेज करनी है तो सबसे पहले नेगेटिव रिव्यू देखता है, ठीक है। नेगेटिव रिव्यू के ऊपर जाके देन वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, ठीक है। देन वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो रिव्यूज जो है, अब नेगेटिव रिव्यू अगर आ गया तो हमारी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। 1000 इन्वेंट्री हमने भेजी है, उधर से अमेज़न हमें एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कर रहा होगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस पे पड़ी है और इधर हमें ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे। तो जहाँ पे हमने प्रॉफिट मार्जिन देखा है कि यार हमें इस पे 40% बचना है, वो 10% भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये एक इशू आता है। तो हमने प्रोडक्ट वो चूज करनी है जो सिंगल पीस है, लाइक ये ग्लास हो गया, ये माउस हो गया, ठीक है। बैटरी प्रोडक्ट नहीं चूज करनी, बैटरी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, आग लगने का खतरा होता है, उसके अप्रूवल देर से मिलता है। नहीं, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है तो ये सिंगल तो पैक में नहीं मिलता, ये लेस देन 6 या 12 पीसेस में पैक होता है। सिंगल पीस अगर मैंने ये एक ग्लास बेचना है, इसको डिजाइन बना के बेचना, कोई इसकी सीनरी बना के बेचनी है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सिंगल एक ग्लास भी बिकता है, अमेज़न में एक ग्लास भी बिकता है, पाकिस्तान में वो डब्बे में चाहिए होते हैं। नहीं, उसकी पैकिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस होते होंगे, हाँ। जिससे हम परचेज कर रहे हैं, जिससे ले पैकिंग के एक्स्ट्रा चार्ज। अमेज़न प्राइवेट लेवल ये आपको मैंने बता दिया कि अमेज़न अपना ब्रांड जो है वो कितना जरूरी होता है, ये आपको मैं बताता हूँ। आप अपना कोई भी ब्रांड, जैसे क्रीम जो थी, क्रीम कंपनी जो टैक्सी कंपनी थी, उन्होंने अपना 2 साल 3 साल बिजनेस चलाया पाकिस्तान में, 4 साल। जब उन्होंने अच्छा चलाया तो ऊबर ने परचेज कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया पाकिस्तान में, अपना ब्रांड लॉन्च किया, एसेट बन गया, एसेट बन के आप बेच भी सकते हैं। आप किसी का ब्रांड बेचते हैं ना, आईफोन के आपने मोबाइल पाकिस्तान में बेचने शुरू कर दिए, तो आईफोन के आप बेच तो नहीं ना सकते, दुकान आप बेच सकते हैं, अपनी शॉप से फ्लिप करते हैं। हाँ, आप आईफोन कंपनी को नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि आप तो पहले किसी का बेच रहे हैं। लेकिन अगर आपने क्यू फोन बनाया होगा तो आप क्यू फोन कंपनी आईफोन को बेच सकते हैं, तो वो एक आपका एसेट बिल्ड हो जाता है। तो प्राइवेट लेवल का बेसिकली ये सबसे बड़ा ब्रांड भी अमेज़न भी फॉर सेल लगा दो। नहीं, अमेज़न पे नहीं लगा, तो वो कई वेबसाइट्स होती हैं, एम्पायर फ्लिपर है जी, flipkart.com इस तरह है, Flipkart आगे वहाँ पे आप 10% उनको देते हैं, 90% आपकी जेब में। बोली लगती है, शायद बिडिंग होती है, बिडिंग होती है, तो एम्पायर फ्लिपर, एम्पायर फ्लिपर इस तरह के 2-3 हैं। ज्यादा अच्छा एम्पायर फ्लिपर, आपकी जी। पेमेंट सिक्योर होती है। रेटिंग और रिव्यूज आपको भी वही बताया कि जो रिव्यूज होते हैं वो बेसिकली रिव्यूज के बेस पे आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, जी, ठीक है। रिव्यूज के बेस पे अमेज़न आपको Amazon प्रोडक्ट को रैंक पर- भी देता है। जी। पहले पेज पे लाने के लिए आपको कम से कम रिव्यू अच्छे होने चाहिए और मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। आपकी कंपेन अच्छी चलनी चाहिए, कीवर्ड्स आपने बेस्ट चूज किए हों, और देन आपके रिव्यूज और देन रेटिंग ये होती है कि मैं गया हूँ, मैंने कोई चीज परचेज किया अमेज़न पे और मैंने जाके उसका रिव्यू देना, तो मेरे पास टाइम नहीं है रिव्यू देने का, मैंने सिंपल क्लिक किया, 5 स्टार सबमिट कर दिया, ये रिव्यूज में ऐड होंगे। तो वो रेटिंग में आता है, वो रेटिंग होता है रिव्यू में ऐड होता है। ओके ओके, रिव्यू में ये होता है कि आपने कुछ टाइप Comment कर दिया। बेस्ट प्रोडक्ट और ये वो सारा कुछ, उसकी क्वालिटी बता दी। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वर्सेस रिबेट्स का आपने नाम कभी वर्ड सुना हो? नहीं। रिबेट होता है आपने फ्री प्रोडक्ट किसी को दी, उसको कहा कि ठीक है आप मेरी ये $10 की प्रोडक्ट आप रखें, $10 मैं आपको अपने पास से देता हूँ, ठीक है।
तो आप प्रोडक्ट फ्री चली, आप मेरे पॉजिटिव रिव्यू दे दें, ठीक है। वो किसी को आपने फ्री प्रोडक्ट देनी है और आपने उसका रिव्यू परचेज करना है, ठीक है। अपनी मार्केटिंग को आपने इस तरीके से ऊपर, ये 2 नंबरी नहीं होगी, ये 2 नंबरी होती है अमेज़न पे, बहुत चलती है 2 नंबरी, ठीक है। हाँ ये होती है। तो अब ये अमेज़न ने इसको बड़ा थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज कर दी है, अब उसको पता लग जाता है, ठीक है। अगर तो 5% आ गया ना, हमने अगर 400 आ गया तो 400 के पीछे हम 5 रिव्यू दे सकते हैं। अगर 20-25 आ जाए ना, तो चाहे वो ऑर्गेनिक का है, उन्होंने 15 उड़ा दें, ठीक है। वो उसको यही लगता है कि हमने वो परचेज की, ठीक है। तो उसने रेशियो रखी हुई है 5%, 5% रिव्यू आए तो ऑर्गेनिक है, ठीक है। और डेली के 5% नहीं, 100 100 ऑर्डर्स पे 100 ऑर्डर पे 5 रिव्यू आ सकते हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर पे 1 रिव्यू आ सकता है, ठीक है। 20 ऑर्डर पे 1 करना है, 10 पे 1 हो सकता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। ऑर्गेनिक तो कोई भी आ जाता है, जो रिव्यूअर्स वाले होते हैं वो पॉजिटिव ही आते हैं, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं वो ना, आप एक रिव्यू उसको कैसे पे करेंगे, यार ये $10 की प्रोडक्ट लो, मेरे से $10 भी लो, मुझे रिव्यू दे दो। लाइक मैंने आपसे कोई चीज़ पूछी थी, ठीक है ना, मैंने अपना रिव्यू दे दिया, अब मैं आपकी उसी आइटम पे इस प्राइस का रिव्यू दे देता हूँ, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वो ऐसे होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जो प्रोडक्ट परचेज किया उसी के आप रिव्यू दे दो, उसी को आएगा सिर्फ तो उसी कस्टमर का रिव्यूज की ऑप्शन आती है और दूसरे कस्टमर्स को नहीं आती, तो उन्हीं, हाँ, जिसने परचेज किया सिर्फ उसी को आएगी, ठीक ठीक है। और वो भी तब आएगी जब उस बंदे ने $50 से ज़्यादा की परचेजिंग कर ली है। जैसे हम फेसबुक या गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी शॉप को, तो उस पर कोई भी बंदा जाकर रिव्यूज देता है, कोई भी रेटिंग कर देते हैं, इस तरह अमेज़ॉन पे नहीं है। नहीं, अमेज़न पे नहीं। गूगल पे तो ऐसा होता है ना कि मैंने कोई कंपनी सर्च की, उस तो पे आगे मैंने rating गूगल कर रिव्यू दे जी। दी, ठीक है ना। तो अमेज़न पे ऐसे नहीं, अमेज़न पे ऐसे ही है जब कि तक आप ले जब आपने जब कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, आप रिव्यू आप ऑर्डर निकलेगा तो फिर वो लिखा जाएगा। ठीक है। होलसेल एमपी और ड्रॉप शिपिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होती है कि पहले ही 100 बंदे बेच रहे हैं, आप 101 में जाके 101 लग गए, वो मी टू होता है। मैं भी मी टू मैं भी बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना। कोई और ब्रांड बिक रहा है, मैं भी उस ब्रांड को बेचना चाहता हूँ, वो उसका नाम होता है मी टू लिस्टिंग, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट होती है, वो जब क्लास वगैरह होगी तो उसमें बताएंगे कि मी टू लिस्टिंग, क्योंकि वो एक अमेज़न अकाउंट चाहिए होता है, उसके लिए फिर अमेज़न अकाउंट वो अभी जानते नहीं होता। बेसिक्स ऑफ बाय बॉक्स होता है कि अमेज़न की जो पेज होता है, जब भी आपने अमेज़न ओपन करना है तो उसका पहले लोकेशन चेंज कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अब लोकेशन आपने यूएसए की लगानी है, क्योंकि आपने amazon.com ओपन किया तो आप यूएसए के लगा दें, न्यूयॉर्क की ये पोस्टल कोड है पोस्टल कोड न्यूयॉर्क 1001 सिंपल सा है, तो यही ज़्यादा यूज होता है, जी। ठीक है। सीधा रिडायरेक्ट करके आगे यूएसए में ये सीधा यूएस, पहले यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा था, अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क। डिलीवर टू जी। अब ये एक प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बॉक्स है ना, जी, इस बॉक्स को कहते हैं बाय बॉक्स, बाय बॉक्स। ठीक है। ये जिस बंदे के पास ये ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, इसका मतलब कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे अमेज़न खुद बेच रहा है उसको, ठीक है। अमेज़न खुद बेच रहा है और अभी बाय बॉक्स जो है अमेज़न के पास है। यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं काफी, अब इन्होंने मी टू किया हुआ है, एक ही ब्रांड 7 लोग बेच रहे हैं, ओजे कॉम्फर्ट और बाथ सुप्रीम बाथरूम एंड ये भी एफिलिएट मार्केटिंग में आता है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी आता है या मी टू लिस्टिंग नहीं एफिलिएट वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट। तो वो तो होता है कि अपनी वेबसाइट पे आपने उसका ये लगा दिया, प्रमोशन लगा दिया, वहां से रीडायरेक्ट होके आ गए यहाँ पे, तो ये है। अब यहाँ पे इस बंदे की प्राइस जो है वो कम है,
इस बंदे की प्राइस ज्यादा है, ठीक है ना, सिर्फ अमेज़न की कम है, बाकी सबकी ज्यादा है। तो जिस बंदे की प्राइस कम होगी बाय बॉक्स उसी के पास होगा, ठीक है। बाय बॉक्स का फायदा ये होता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन बेच रहा है, जो यहाँ पे बाय बॉक्स मैंने सीधे ही ऐड टू कार्ट में डालूंगा, यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ ऐड टू कार्ट करूंगा, मुझे ऑर्डर आएगा। जिसकी सबसे कम प्राइस होगी उसका बाय बॉक्स बाय बॉक्स उसी का होगा। होलसेल एमबीए में और ड्रॉप शिपिंग में यही होता है। लेकिन अगर कोई डीपी सर्च करके हाँ करे तो फिर किसी को भी कर सकते हाँ, मैंने फर्ज करें कि पहले ओजे कॉमर्स से ऑर्डर किया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओजे कॉमर्स मैं इसको कर रहा हूँ, सीधे इसको कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा, मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा अच्छा नहीं है, मैं इसको कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन सर ये टाइम कितना ज्यादा क्या है 24 मार्च से वो फरवरी? हाँ, क्योंकि एफबीएम में जो सेलर खुद बेच रहे होते हैं वो इतने ही होते हैं, लेकिन 21 तक वो हो जाते हैं। अब ये 24 से 10 मार्च है, तो ये शिफ्ट फ्रॉम कैंटकी मतलब के किसी और जगह से, किसी और स्टेट से बोल रहे हैं, किसी और स्टेट से आना है, और ये प्रोडक्ट बड़ी है जी, तो इसलिए होता है। टाइम अप्लायंसेस में 1 महीना का टाइम देते हैं, अच्छा 40 दिन का टाइम देता है, 40 दिन के बाद प्रोडक्ट आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से आनी होती है। ठीक। तो यहाँ पे ना लिखा स्केड्यूल डिलीवरी अवेलेबल। आप इसके जो जब भी आप चेकआउट पे जाएंगे तो चेकआउट पे वो आपको नीचे टाइम फ्रेम आ आएगा, रहा होगा, टाइम आता है, ठीक है, कि आप कोई भी स्केड्यूल कर लें। डिलीवर कर दीजिए। पॉजिटिव 82% पॉजिटिव फॉर दिस। 82, 85, 83, 57, 54। अब इसमें एक और चीज होती है कि मैं इसका फर्स्ट टाइम चेक करना चाहता हूँ कि इसकी नेगेटिव रेटिंग आई कहाँ पे है। मैं इसी को ओपन करता हूँ। अब ये नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, ऑर्डर गड़बड़ ऑफ स्टॉपर ऑन नेवर शोड अप डिस्पाइट प्रॉमिसेस टू आर लेट इट वुड अराइव। और इसकी मतलब कि जो डिलीवरी वो लेट है, ठीक है, इसलिए मैं इस बेस पे इसको छोड़ देता हूँ, यार ये नहीं मैंने करना, मैं कोई और डाल देता हूँ। इस तरह करते करते मैं नेगेटिव रिव्यू देखूंगा, देन मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वहाँ से परचेज करूँगा। तो बाय बॉक्स का सिनेरियो ये होता है। अभी जो बाय बॉक्स है वो अमेज़न के पास है, क्योंकि अमेज़न के प्राइस उनसे तकरीबन $150 कम है, ठीक, इसलिए बाय बॉक्स अमेज़न के पास है। भाई यहाँ पे और सेलर आ जाएगा, उसमें प्राइस से कम होगी और ऑटोमेटिकली ऊपर आके बाय बॉक्स को मिल जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट वो भी चूज करनी होती है जिसमें अब यहाँ पे अमेज़न है, क्योंकि अमेज़न तो खुद है ना, उसको कोई फीस नहीं पड़नी, ठीक है ना, उसने कोई भी फीस नहीं पे करनी, वो अपने मार्जिन रख के बेच सकता है, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट करवाता हूँ तो मैंने ये प्रोडक्ट कंपनी से इतने रेट पे उठानी है कि मैं अमेज़न को बीट कर सकूँ। $460 की है ना, मैंने कम से कम ये $250 की उठानी है ताकि मैं अमेज़न से 400 या $50 ऊपर आ सकूँ, ठीक है, $410 की लगा के बैठ जाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे बाय बॉक्स मिल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट ही छोड़ देता हूँ, मैं सस्ती प्रोडक्ट की तरफ चला जाता हूँ। अगर कोई $5-10 का भी फर्क हो तो फिर भी मिल जाता है कि ज्यादा हाँ, थोड़ा difference सा फर्क हो, आपकी भी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, सेलर फीडबैक रेटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 100% आपने अगर 50 प्रोडक्ट और लगाई हुई हैं, उन्हीं के ऊपर आपके पास बाय बॉक्स हो, आपने प्राइस कंपेयर की हो बाकी सेलर से अमेज़न के अलावा, देन आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। तो क्या पता है, अमेज़न प्रॉमिस तो नहीं चेक करता, ठीक है, लेकिन अमेज़न आपको 10% मंथली सेल देता है, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट लगाई है, उसके जितने भी सेलर लगाए हुए हैं उसको 100 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, उसके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, अमेज़न ने 10 ऑर्डर आपको दे नहीं देना है, वो जो मर्जी कर ले, क्योंकि अमेज़न ने उस 10 ऑर्डर से आपसे फीस भी चार्ज करनी है, अकाउंट की फीस भी चार्ज करनी है, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करना है उसने, क्योंकि ताकि आप आगे ना। यानी ये कि कोई भी बंदा किसी ने भी अमेज़न पे अकाउंट बनाया है, तो चाहे कुछ जितना भी महंगा क्यों ना हो, लेस देन कोई मंथली 8-10 ऑर्डर आए, उसको आने ही आने, वो अमेज़न कहता है कि आपको आएंगे तो उसे भी मिलेगा ना, हाँ, उसको भी मिलेगा ट्रस्ट, वरना अगर नहीं आएंगे मैं अमेज़न छोड़ दूंगा। हाँ, वो अमेज़न चाहता नहीं है कि अमेज़न छोड़े, ठीक है, उसको पैसे आ रहे हैं, सेलर की वजह से अमेज़न की जो वर्थ है वो जी, ठीक है ना, मैं उसको छोड़ दूंगा, मेरे जैसे और बड़े छोड़ते जाएंगे, वो अमेज़न जो है वो ऐसे पार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी ने ऐड टू कार्ट किया है अमेज़न के अलावा, वो जो कंपनी है उसके पास बाय बॉक्स है, उसने ऐड टू कार्ट किया उस कंपनी को, ठीक है ना, अब उस मंथ के ऑलमोस्ट ऑर्डर तो उसी को जाने चाहिए, तो वो उसके अलावा और किसी को कैसे रीडायरेक्ट करेगा? वो कर देता है, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट जो है कभी ना कभी ऊपर शो करवा देगा,
ठीक है, वो आपकी जो सेलर सेंटर के ऊपर जो आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो उसको ऊपर करवा देगा। तो इससे जो दूसरी कंपनी जिसके पास बाय बॉक्स होगा वो कोई क्लेम वगैरह नहीं करती? नहीं, वो करेंगे। ये उसकी लक है कि उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। कई दफा मुझे ऐसे ऑर्डर भी आ जाते हैं कि मेरे पास पूरा महीना बाय बॉक्स नहीं होता, लेकिन मुझे फिर भी 50 ऑर्डर आए होते हैं, पता नहीं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है ना, कि एक तो मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन अच्छी चल रही होती है, ठीक है ना, और साथ ही जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो मेरी रिकॉर्ड है, या फिर मेरे अकाउंट की हेल्थ, मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, ठीक है ना, मेरे पास 10 साल पुराना अकाउंट है, तो 10 साल पुराने अकाउंट की भी एक वर्थ है, अमेजोन उसको सेल देता है और वो लाजमी देगा, ठीक है, तो वो अमेजोन अकाउंट की हेल्थ की बेस पर भी चल रहा है। अब ये एक बंदे को 50 वो उसकी 85 है, $15 जो उसकी रेटिंग नेगेटिव है, और एक बंदे की 4 रेटिंग है, तो और उसकी कम है प्राइस, 4 रेटिंग वाले की ज्यादा, लेकिन भाई वो 100 वाले के पास आएगा क्योंकि उसकी रेटिंग अच्छी है, चाहे वो महंगा बेचे। तो ये काफी क्राइटेरिया उसको मिल रहा तो अगर हम किसी से अमेजोन का अकाउंट परचेज करना चाहें, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी की कंपनी को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अमेजोन का अकाउंट आप अपने नाम पे ट्रांसफर करेंगे तो वो बंद होने का चांस होता है, ज्यादातर बंद ही होते हैं, 1% होते हैं जो नहीं मतलब। तो उससे बेहतर ये है कि खुद अपना बनाएंगे। अब वहाँ पे यूएसए में कोई रिलेटिव ढूंढे और उनको कहें कि मेरा जो है अकाउंट ओपन कर देंगे, उनके साथ अगर पार्टनरशिप कर लें, या उनको कहें कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, आप मुझे अकाउंट बना के दे दें, ठीक है, 10% 20% जो आइडेंटिटी आपकी मैंने यूज़ करनी वो आपका होगा, टैक्स मैं बेयर करूँगा, तो 70% आपके हिस्से में आ रहा है, आप इस तरह कर दें, ऐसे होते हैं। सर आपने बताया कि अमेजोन 10 ऑर्डर आपको देगा ही देगा, वो वन टाइम होते हैं, पर नए अकाउंट बना देगा मंथली आपको? वो मंथली आते हैं। अच्छा, वो मंथली मतलब इसकी टेंशन क्या होती है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़्यादा भी करें तो हमें मसला नहीं होगा कि वो ऑर्डर आएगा ही इतनी ज़्यादा। नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऑर्डर आ जाता है कहीं ना कहीं को, क्योंकि देखें अब ये एक बंदा ठीक है, इसने इसका आउट ऑफ स्टॉक भी होने का होता है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बैठा हो जाऊँगा, ठीक है, सुप्रीम किचन बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मैं ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाऊँगा। ये यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं भी होता है, अमेजोन का भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बैक ऑर्डर लिखा आ जाता है, ठीक है ना, कि जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगी या फरवरी में मिलेगी, मार्च में मिलेगी, तो बाय बॉक्स में नहीं मिल जाएगा, ऐसे हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है अमेजोन बैक ऑर्डर होकर बैठा होता है, लेकिन बाय बॉक्स फिर भी उसी के पास होता है, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट के लिए आपको देता है, बाय बॉक्स फिर वो खत्म कर देता है। ठीक, सेलर फीडबैक आपको बता दिया कि सेलर फीडबैक की जितनी अच्छी सेलर फीडबैक होगी उतना चांस होगा आपको बाय बॉक्स में लगेगा, ठीक है। सेलर फीडबैक ड्रॉप शिपिंग में और होलसेल एफबीए में सेलर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिव्यूज तो एक बंदा पहली ब्रांड बेच रहा है तो रिव्यू उसके पहले बिल्ड में होंगे, ठीक है। 600 रिव्यू में आप जाके बैठ जाएंगे तो 600 रिव्यू आप ना भी ऊपर रिव्यू दे, सेलर फीडबैक आप अच्छी करते हैं आपको मिलती होगी। अगर हमने अभी अपना फ्रेश अकाउंट में है तो हमारे कोई सेलर फीडबैक भी नहीं है, कोई रेटिंग भी नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिर आपको थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको परचेज करने पड़ेंगे, कोई सस्ती प्रोडक्ट लगा के या ऐसा कुछ करके, तो आप प्रोडक्ट गिव अवे कर दें, ना भी गिव अवे करें। जिस बंदे के पास आपके कोई ऑर्डर आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने होलसेल एफबी और ड्रॉप शिपिंग में यह होता है कि आपने प्रोडक्ट ही वो चूज करनी जिसके मंथली कम से कम 500 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है ना, और आप थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं। जहाँ पे आपने 15% कमाना है वहाँ पे आप 5% करके ऊपर चले जाएं, बाय बॉक्स आ जाएगा, लेकिन 90 दिन तक बाय बॉक्स आपके पास नहीं आएगा। 90 दिन के बाद बाय बॉक्स आपके पास न्यू अकाउंट बनाना है। हाँ, अमेजोन का ये रूल है, 90 दिन तक अमेजोन आपको बाय बॉक्स नहीं देगा, तो बेहतर है 90 दिन तक आप ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी ना करें, छोड़ दें उसको। $40 महीने की फीस पड़ेगी अमेजोन की, पड़ी नहीं होगा, कम से कम वो जो आपने इन्वेस्टमेंट $5 की करनी है वो बच जाएगी, $120 होगा, $120 की शायद 90 दिन जैसे ही खत्म हो गए बाय बॉक्स आपके पास आने शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो कस्टमर है, जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होता है ना, कस्टमर उसी से परचेज करता है, कस्टमर कभी भी उस सेलर को ओपन करके नहीं देखेगा उसकी सेलर फीड करके, ठीक है। जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है उसको ओपन करेगा। 5% लोग ऐसे हैं जिनको अमेजोन के बिजनेस का सही पता है और वो खोल के देखते हैं कि यार इसकी फीडबैक है,
वो अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट लॉन्च है, छोड़ देंगे, किसी और को करना है। एक बंदा कितने अमेजोन अकाउंट लेस देन बना सकता है अगर आउट ऑफ कंट्री में है? लेस देन भी और रिलेटेड एक ही अकाउंट बना सकता है, 2 अकाउंट बनाएगा अमेजोन, पिछला अकाउंट भी बंद कर देगा, फिर चला रहा। ऐसे भी तो पिछले दिनों सुनने में आया था कि कोई अकाउंट बना के सेल नहीं कर रहे थे। सेल करते हैं लेकिन वो बहुत कम चांस है वो चले, वो वैसे बंद हो जाते हैं। आज नहीं मियां होता- चंद वाले जो आप बता रहे हैं उन्होंने तो अकाउंट इस तरह के इतने बनाए हैं, तो वो किसने? आप बता रहे थे मियां चंद के लोगों ने बनाए हैं, हाँ। उनके भी बंद होते हैं इस वो तरह बंद होते हैं, एक हफ्ते में बंद हो जाते फिर हैं। वो दोबारा नया अकाउंट कैसे बना रहे हैं? नए अकाउंट के बाहर जो बैठे हैं लॉबी में, उनकी पूरी बाहर बैठी है, उनके बहुत लोग बाहर बैठे हैं, कई लोगों को तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लोग बाहर बैठे हैं। तो एक बंदे का अकाउंट बंद होता है और साथ ही एक नया अकाउंट बंद किया रहा होता है, क्योंकि वो ऑफर ही इस तरह करते हैं, ठीक है ना, कि अच्छा अब जहाँ से ये बात करें कि अकाउंट बिकते भी हैं, तो जो बंदा अकाउंट बेच रहा है उसको वो कहते हैं यार अच्छा मैं आपको 20% दे दूंगा, उसका फिर कैश यूज हो रहा था, पैसे आ रहे थे, क्या चक्कर है? उसको प्रॉफिट में 20% आ रहा है, उसने क्या करना है, वो जॉब भी कर रहा है, अपना 20% भी लेगा, ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे बड़े कम्युनिटी, बहुत कम्युनिटी बैठी है अमेज़न की जो अकाउंट बेचना चाहती है, $1500 $2,000 में अकाउंट बिक रहा है। वे टू फोर्स आपने अगर तो आपने ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना है तो आप इस तरीके से करते हैं कि वॉलमार्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट लगी हुई है, कुछ भी बारटम लगा हुआ है, अमेज़न के ऊपर $460 का लगा हुआ है, वॉलमार्ट पे $270 का लगा हुआ है। मैंने क्या करना है, वो प्रोडक्ट उठा के अमेज़न पे लगानी है, अपना मार्जिन सेट करना है, 15% अमेज़न की फीस डालनी है, अपना मार्जिन थोड़ा सा डालना है, ठीक है, 15% ही डाल दिया और मैंने अमेज़न पे लगा देनी है। और देन जब मुझे ऑर्डर आएगा अमेज़न पे, वो चाहे $455 का आ रहा है, मैंने अमेज़न वॉलमार्ट से जाके $275 का कस्टमर को परचेज कर देना और कस्टमर को सेंड कर देना, वो जो भी मेरा मार्जिन और फायदा होगा वो मैंने अपनी जेब में डाल देना। वो पहले आपको डिलीवर होगा फिर आप आगे कस्टमर को देंगे। वो डायरेक्ट वॉलमार्ट से होगा Amazon। अमेज़न पे जब कस्टमर ने परचेज किया तो उसने अपना एड्रेस भी दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, मैंने वही एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर उठा के वॉलमार्ट में लगा दिया, वॉलमार्ट वाले ने वही ड्रेस भेज दिया, कस्टमर को भेज दिया। लेकिन आपने आपके ये बताया पैसे था कि आपकी आपका जेब में। वो क्या नाम है उसका स्टोर होना लाजमी है, मतलब कि अमेज़न पे। हाँ, अब आगे ये इशू आ रहा है, ठीक है, अमेज़न कहता है कि आपके पास स्टोर हो, मैं कहता हूँ ठीक है मैंने स्टोर बना लिया, मेरे पास मैंने 10 प्रोडक्ट उठा के अपने पास रख ली, मेरे पास इनवॉइसेस भी आ गई, सब कुछ आ गया, अमेज़न के ऊपर एक दफा रजिस्टर्ड हो गया, मेरा काम कुछ चल रहा है, मैंने वेयर हाउस बेच दिया, अमेज़न ने वेरीफाई करना ही नहीं है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो पुराना हो गया, ठीक है, तो कम से कम 5-6 महीने साल पुराना हो गया, अमेज़न को पता है यार ये बंदा लीगल काम कर रहा है, वो कभी भी चेक नहीं करेगा जब तक कोई इशू नहीं आएगा। एक ब्रांड की प्रोडक्ट मैंने लगा दी है अमेज़न को, ठीक है ना, और मैंने ब्रांड को परमिशन नहीं दी, ब्रांड मुझे तंग करेगा कि यार ये बंदे ने कितना लाजमी होगा, ठीक है, वो अमेज़न को कहेगा, अमेज़न मुझे पकड़ेगा, फिर वो वेरिफिकेशन करने के लिए वेयर हाउस देखेगा मेरे पास होगा नहीं, वो पकड़ के मुझे तंग कर देगा, ये बड़ा तरीका है। जब तक इसलिए ब्रांड की सेलिंग प्रोडक्ट आप करने के लिए आप ब्रांड की प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास कम से कम वेयर हाउस हो और आपके पास इनवॉइसेस हो, जब आपके पास इनवॉइस वाली शुरू होगी देना इन केस आपने कोई प्रोडक्ट लगाई है अमेज़न पे वॉलमार्ट से लेके, जब आपकी बुकिंग हुई है तो वॉलमार्ट पे खत्म हो गई है तो स्टॉक खत्म हो गया, अमेज़न पे खत्म कर दूँ नहीं अगर आपको ऑर्डर आ गया हुआ है, आपने जब वॉलमार्ट पे चेक किया है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वो उनके पास स्टॉक नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं कस्टमर को कांटेक्ट करूँगा, ठीक है, कस्टमर को मैं कहूँगा कि हमारे अपोलॉजी करनी होगी ना, आप कस्टमर को कहते हैं मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, अब कस्टमर को नहीं पता कि मैं वॉलमार्ट से भेज रहा हूँ, उसको ये पता है कि मेरे पास अपना वेयर हाउस है, मैंने उसको थोड़ा सा ये कहना है कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, मैं आपसे अपोलॉजी करता हूँ, या तो आप ऑर्डर मेरा कैंसिल कर दें या फिर मैं आपको कंपनसेट इतना कर देता हूँ अमाउंट, मैं आपकी प्रोडक्ट जो है यहाँ से मैनुअली शिपमेंट कर देता हूँ, आपको मैं इतना रिफंड भी कर देता हूँ, आपको मैं इतने डॉलर का कूपन भी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे दे दूंगा, आप मेरा ऑर्डर जो है या तो कैंसिल कर दें या फिर बिल कर दें,
फिर वो जो कहता है उस तरीके का सर हमने वॉलमार्ट से बाय करके फिर दोबारा मतलब नेक्स्ट कस्टमर को देंगे। वॉलमार्ट से बाई नहीं करनी होती, हमने वॉलमार्ट से डायरेक्ट कस्टमर को शिफ्ट करना अच्छा है। अच्छा ठीक हो गया ठीक। ठीक है, जैसे हम द्रास से खुद को मंगवाते हैं ना, तो हमने द्रास से किसी को डायरेक्ट उसका एड्रेस डाल के उसका एड्रेस डाल के उसको भेजना। ठीक है, अकाउंट पे पैसे आपके आएंगे। हाँ, अब क्योंकि अकाउंट आपका लगा होगा, हाँ, तो Amazon जो डिटेक्ट होगा, जो इनकम होगी वो उससे पता आपके चल account जाएगा से कि वॉलमार्ट से आई ये चीज। नहीं, हम जब वॉलमार्ट में अकाउंट बनाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि डब्बा हमने अपना यूज करना, अच्छा। अपना कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये होता है। Amazon से पैसे मुझे आते हैं, मेरा कार्ड वॉलमार्ट पे लगा हुआ, वॉलमार्ट मेरे कार्ड से पैसे डिडक्ट कर लेता है, वो मेरा जो मार्जिन आ रहा होता है वो मेरे से। वो ये इस तरह। जब वो चेकआउट करते हैं तो पैसे उनके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट अब ये था कि आप जैसे मैंने अपना अकाउंट मैनेज करवाना है, मैं आपको कहूँगा कि यार आप Amazon एक्सपर्ट हैं, आप मेरा अकाउंट पूरे का पूरा मैनेज करें। मैं जो टाइम अपने अकाउंट मैनेज करने को लगाना था, मैं वो टाइम कहीं और लगा देता हूँ। ठीक है, मैं कोई अपना नया कोई प्रोजेक्ट देख लेता हूँ या अपना कोई नया बिजनेस चल रहा है, मैं वो देख लेता हूँ। तो उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, जो आपके बिहार पे आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो परफॉर्म कर रहा होता है वो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वो कोई भी हो सकता है, आप लागू नहीं Amazon है, ठीक है ना, आप ग्राफिक डिजाइनर है अच्छे, तो आप किसी ग्राफिक्स की फील्ड में कोई वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, उसकी पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे टीचर हैं तो आप किसी के स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली जो हर टास्क परफॉर्म करे अपने ऑनर का, वो बेसिकली एम्प्लॉय होता है। ठीक है, मेरी कंपनी में अगर कोई काम करता है तो बेसिकली वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है, वो मेरे से सैलरी लेता है। ठीक है, तो वो इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, अगर तो आप मल्टी टास्कर हैं तो देन आप मंथली $2000 इजीली अर्न कर सकते हैं। आप 2-3 अकाउंट पकड़ रहे हैं ना, 2-3 अकाउंट 3-4 डेली के दिन हाँ, करें। हर अकाउंट से $300 $400 आप लें तो आप मंथली $1500 $2000 इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी स्किल्स पे होता है। तो सर इससे सीखने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट को सीखने के लिए करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट सीखने के लिए जो कोर्स होगा वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, पीएन में करवा रहे हैं virtual assistant? हाँ, ठीक है। तो ये मुकम्मल खाली वर्चुअल असिस्टेंट का होता है कि मुकम्मल वर्चुअल असिस्टेंट में आपको प्राइवेट लेवल, होलसेल एमबीए, ड्रॉप शिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा जो आपने करना होगा। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? इसके 1.5 मंथ 1.5 क्लासेस मतलब 10 वो वीक में 2 क्लास। वीक में 2 है ना, तो मंथ में 8 और डेढ़ में 12 क्लासेस। उसकी फीस क्या है? फीस नहीं हो जाएगी। फीस और अकाउंट ऑफिस। चैट में 1-2 क्वेश्चन आया जी, चैट में क्वेश्चन आया। सर उसको नहीं जाएगा ऑन करें। ठीक है, नहीं मैं अच्छा AWS जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। AWS जो है वो डिफरेंट फील्ड होती है, उसमें डेवलपमेंट आती है, तो इसमें तो AWS नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए आप ENY से कांटेक्ट कर लें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर अगर हम किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं तो ब्रांड की परमिशन किस तरह लेंगे हम? ब्रांड की परमिशन आपने कोई भी आपने नाइकी सेल करना है तो नाइकी पे Nike.com ओपन करेंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। तो उस तरीके से वो जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल में वो आपको बता देंगे कि क्या तरीका है। और अगर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। वो आपको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भेज देंगे, वो आप Amazon से सबमिट करेंगे और फिर आपको परमिशन मिलेगी। सर विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या अर्न कर सकते हैं? जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो ऑथराइजेशन वो देंगे ये फ्री होगी या पेड होगी? जी, ये फ्री होती है।
लेकिन आपने परचेज करना होता है कुछ उनसे, आप 10, 15 पीस, 20 पीस उनसे परचेज कर लें तो देन आपको वो इनवॉइस भी दे देते हैं और ऑथराइजेशन भी दे देते हैं। सर मेरा भी सवाल है जी। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती है लेकिन उनको कुछ लेफ्ट ओवर बच जाता है जी, क्या उस लेफ्ट ओवर को हम अमेज़न पे सेल कर सकते हैं और इसको वाजे करेंगे ये लेफ्ट ओवर? नहीं, आप तो न्यू प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वहाँ पे यूज्ड में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है तो प्राइवेट लेवल में यूज्ड जो है अमेज़न परमिशन नहीं देता। आप उसके लिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना लें। आप अपनी जो है वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के वहाँ पे सेल कर लेंगे। उसमें आप ये लिख देंगे, उसमें आप फिर लेफ्ट ओवर का डाल सकते हैं कि लेफ्ट ओवर। उससे पहले अपना फेसबुक पेज बनाए, उसके लिए कौन सा शॉपिफाई उसके अंदर लिंक भी डाल दें। शॉपिफाई वो कहते हैं वेबसाइट की पब्लिसिटी के लिए। अच्छा, आप शॉपिफाई पे बेच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर ये पॉलिसी बहुत सख्त है, अमेज़न पे अकाउंट बंद कर देगा तो वो इशू होता है। सर मैं पूछ रहा हूँ फ्यूचर में चांसेस है कि अमेज़न पाकिस्तान में आए? आ रहा है सर, क्योंकि इस्लामाबाद में इनकी बिल्डिंग हो रहा है काम। वो AWS की जो है बिल्डिंग वो बनी है, करेंगे मेरे लेकिन अभी जो है अभी नहीं, क्योंकि उधर लिफ्टें वगैरह लगा आफ्टर 3 to 5 year ना तकरीबन जो इस डिकेड में उम्मीद है आ जाए, लेकिन 2027 तक उम्मीद है कि आ जाए। 27 तक मैंने सुना था वहाँ पे, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान पे कुछ पाबंदियां भी लगी हुई हैं FATF की और ये सारी, तो जैसे निकलेगा फिर उसके बाद कुछ होगा। सर इशू से आया ही नहीं है कि आया था कोई। मैंने अमेज़न से कुछ परफ्यूम्स खरीदे, वो खासे सस्ते थे, उनकी जो लागत थी वो $5 to $8 थी। ठीक है, और जब मैंने वो जिन दोस्तों को तोहफे में दिए तो वो उनकी खुशबू ज़्यादा देर तक नहीं कहती थी, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। ठीक है, लाहौर से परफ्यूम जो शालम मार्केट है यहाँ से अपने नाम की बनवाई, तो क्या इतने सस्ते हम इनको फरोख्त कर सकते हैं? नहीं, आप इतने सस्ते नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि अमेज़न की यहाँ से आपने अमेज़न पे कोई चीज़ भेजनी है तो उसकी पहले शिपमेंट कॉस्ट पड़ेगी आपको, और देन आपकी जो अमेज़न की रेफरल फी है वो पड़ जाएगी। और सर जो से ये परफ्यूम के नाम हो गए, हाँ, वो तो ब्रांडेड है सारी, और आपने उनसे जो ऑथराइज करवाएंगे तो फिर हाँ जो परफ्यूम है ना, परफ्यूम उसमें अल्कोहलिक होते हैं कुछ और एक नॉन अल्कोहलिक होते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अमेज़न से। वो सारे तो ब्रांड वो अप्रूवल जो है वो अगर वो ब्रांड के नाम ही हो तो उसकी वैसे जो अप्रूवल है वो बहुत महंगी है, तो वो अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट आपको पड़ेगी। और अगर अल्कोहलिक है तो वो तो आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा। अल्कोहलिक परफ्यूम नहीं बिकते वहाँ पर? अल्कोहलिक परफ्यूम बिकते हैं, लेकिन उनमें फिर अप्रूवल चाहिए होती है, FDA अप्रूवल होती है। FDA अप्रूवल अमेज़न को आपने देनी होती है। डेवलपमेंट कोई फेडरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस तरह की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है अभी वहाँ पे। फेडरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऐसे ही है। वही है कि यहाँ पे उनका होता वेयर हाउस तो फिर तो हमें इतना वो चाहिए। फिर जो पाकिस्तान में ड्रैप है उनको आपने करके परफ्यूम के नाम वो भी तो ब्रांड के होते हैं ना। सर जिस तरह यूके में मैंने अकाउंट बनाया तो मेरा कस्टमर को US में, तो फिर भी मुझे चार्जेस तो पड़ेंगे शिपमेंट में ज्यादा ही। सर अगर हम किसी ब्रांड की हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उससे हम बात कर लेते हैं, वो बात मान लेता है, तो जब सेल करते हैं तो उसको भी हमको कमीशन देना पड़ेगा क्या मान रहा है? उससे आपने बस चीज़ें परचेज करनी है। नहीं, अगर हम डायरेक्ट उसको बता देंगे, उसका ड्रेस उसको मांग के भेज देंगे, तो वो जो है वो पैसे तो वो हम कस्टमर को हमारे पास अकाउंट में भेजेगा ना, लेकिन वो डिलीवरी चार्जेस तो वो लेंगे ना। डिलीवरी चार्जेस वो जो आपके अकाउंट से वो पैसे वगैरह होंगे ना वो चार्ज कर देगा। जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उससे तो वो डिलीवरी चार्ज साथ ही आपसे लेगा। ठीक है, वो यहाँ से उठा के प्रोडक्ट सर हम वर्चुअल असिस्टेंट से काम शुरू करें, डिफरेंट अकाउंट मैनेज करें, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस करके हम अपनी जो वो चीज़ें उनको चल रही है ऐसे ही कर सकते हैं। हम इस तरह पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कितनी चीज़ है और ये किस तरह लोग
टारगेट हो रही है क्योंकि उससे आपको अपना बिजनेस जो है मैनेज करना आ जाएगा जी। कि आपने मैं सैलरी को खुद कैसे कर manage सकता हूँ अपना बिजनेस भी अपना अपना काम अकाउंट भी कैसे मैनेज करना है। जी जब आप किसी के लिए कर रहे होते हैं वो फिर अपने लिए करते हैं। सैलरी अर्निंग और इसमें होता है कि आप किसी के साथ जब काम करते हैं तो आप सैलरी के ऊपर भी काम करते हैं, आप उसके साथ प्रॉफिट शेयर भी कर सकते हैं। केक प्रोडक्ट में इतने हाँ, चार्ज आप उसको ये कह दें कि मैं 6 महीने तक आपके साथ सैलरी पे काम कर, जब आपको पता लग जाए कि मेरा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है तो आप मुझे प्रॉफिट शेयरिंग करनी शुरू कर दें। सैलरी भी आ रही होगी, सैलरी थोड़ी सी कम कर देंगे, वो Profit जो बढ़ा देंगे। प्रॉफिट होगा वो आपका बढ़ा के अपनी प्रॉफिट शेयरिंग शुरू कर देंगे। वो 30-70 होता है या 20-80 होता है, उस तरीके से हो जाता है। अच्छा, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के जो टास्क होते हैं वो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक प्रोडक्ट हंटिंग कि प्रोडक्ट आपने कौन सी अच्छी यूज करनी है, सोर्सिंग भाई अलीबाबा यूज कर लें, अलीबाबा के ऊपर जो सोर्सिंग का क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है इसमें कि आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग या वेरिएशन वही चलिए ऐसे लग रहा है जैसे एक्सरे करने वाली है। गाड़ी चल ही रही है एसडी को बंद कर दिया उन्होंने। पहले चल रही है वर्चुअल सिस्टम में प्रोडक्ट भी हम ही फंड करेंगे। हाँ, ये अलग टास्क होते हैं। अच्छा अच्छा कस्टमर आपको जो आपका क्लाइंट है वो आपको कहता है कि जो है मेरी एक प्रोडक्ट फंड कर दें, मत 1 महीना ले लें तो मैं आपको इतना पे करूँगा। जो जितने भी होते हैं ये प्रोडक्ट फंडिंग हो गया, सोर्सिंग हो गया, जो भी एक एक चीज़ होती है ये बेसिकली एक एक टास्क होता है और हर टास्क का क्लाइंट आपको पे करता है। पहले एक प्रोडक्ट हंटिंग होता है, ये एक अलग टास्क है। फिर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर भी सोर्सिंग आता है, ठीक है, और सोर्सिंग और हंटिंग ये दोनों मिलकर एक टास्क बन जाते हैं, तो वो होता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो एक कंटेंट राइटिंग होता है उसके अंदर कि आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, टाइटल कैसे बनाना है, कीवर्ड्स वगैरह सारा कीवर्ड वगैरह ये सारे। और उसके बाद जो रैंकिंग वगैरह है, पीपीसी मैनेजमेंट, ये सारा करना है। उसके बाद कीवर्ड आपने कैसे निकालने हैं, कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करना है, ये सारा आप करके देते हैं, ठीक है। पीपीसी मतलब प्रोडक्ट पर कॉस्ट नहीं, पे पर क्लिक, पे पर क्लिक एक कैंपेन मैनेजमेंट होती है जो Amazon आपसे पैसे लेता है और आपकी प्रोडक्ट जो है पहले पेज से इसमें पेपाल का क्या चक्कर है? पेपाल तो कुछ नहीं, वो जो पेमेंट वाला हाँ पेपाल का तो Amazon पे कुछ नहीं, वो eBay पे होता है। अच्छा, eBay पे आपकी जो पेमेंट मतलब अकाउंट मांगे या कुछ अकाउंट नहीं, पेपाल पे तो कुछ नहीं होता। नहीं हमारी जब की वो आनी है। पेमेंट वो आपके बैंक में है, अच्छा वो बैंक का वो बैंक अकाउंट में आती है। क्योंकि अमेजोन पे अगर हम बना रहे तो हम तो अपना पाकिस्तान का बैंक दे ही नहीं रहे, हाँ, हम तो बाहर का बैंक दे जिस रहे। कंट्री का आपने बनाया है उस कंट्री का बैंक आपने दे बैंक अकाउंट देना है। ये ऐसे रिव्यूज मैनेजमेंट, आपने रिव्यू कैसे लेकर आने हैं, मतलब के परचेज करने हैं, अगर परचेज करने हैं तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस होते हैं जो क्लाइंट आपसे लेता है रिव्यू, और क्लाइंट आपको पे करेगा, हर रिव्यू का भी पे करेगा और हर ऑर्डर जो लेकर आएंगे ऑर्डर का कस्टमर को पे करेगा, रिव्यू का आपको पे करेगा। तो बेसिकली ये जितने भी होते हैं टास्क ये बेसिकली हर जो है ट्रैवल विक्सल सिस्टम ने परफॉर्म करने होते हैं।
घट भी कोई 6-7 मरले इमेजेस डिजाइनिंग, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि जो मेरी प्रोडक्ट है मैंने उसको लाइव करना है तो उसके लिए कंटेंट लिखते हैं तो डिस्क्रिप्शन वगैरह और कीवर्ड वगैरह वो लिख के देंगे। अगर वो कहता है कि मेरी इमेजेस जो है वो बना दें तो इमेजेस जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो 7 इमेजेस होती हैं सारी इसमें हर चीज़ के अलग-अलग पैसे। हाँ, हर चीज़ के अलग-अलग पैसे होते हैं, ठीक है। और ये आपने उसके साथ और जितने टास्क आपको दिया जाएगा उतने टास्क किया जाता है। और बाद में जब वो कहेगा अच्छा फॉर्मेट बन गया, सेलर अकाउंट मैनेजमेंट है तो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज होता है, ठीक है। 6 मंथ प्रोग्राम जितना भी करना है वो कंप्लीट होता है। जब ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद वो कह सकते हैं आपको कि ठीक है यार ना करो, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि नहीं तो आप फिर वो आपको प्रॉफिट पे भी लेकर आ सकता है, कुछ भी वो आपको ये ऑफर करता रहेगा, वो खुद ही करते हैं। जब उसको पता लगता है ना कि यार मेरी जो सैलरी है और इस बंदे ने मेहनत की है तो अगर वो ऑनेस्ट है तो वो आपको प्रॉफिट पे ले आएगा, ठीक है। क्योंकि जब एक चीज़ पे आप मेहनत कर रहे होते हैं तो वो उसका फिर रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है। वो क्लाइंट्स आपको दे देते हैं जो अच्छे होते हैं। जो पाकिस्तानी क्लाइंट होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और पाकिस्तानी क्लाइंट जो होते हैं वो बस कहते हैं फ्री में काम करते रहते हैं, ठीक। तो वो इस तरह होता है, इसी वजह से अमेज़न आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो फिर आप अपने ब्रांड को अगर आपने अपना प्राइवेट लेबल किया ड्रॉप शिपिंग के लिए, एमबीओ होलसेल के लिए उसके लिए जरूरत नहीं होती। अपने ब्रांड के लिए आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की जरूरत होती है। आप एक पेज बनाते हैं, पेज के ऊपर अपनी डेली की अपडेट करते रहते हैं, पोस्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट की जो भी पोस्ट आप करेंगे, हर पोस्ट की वो डायरेक्ट हाँ, वहाँ पे आप शॉप नाउ का बटन कर रहे हैं, जो भी उसको रीच करेगा और देखेगा वो शॉप नाउ क्लिक करेगा सीधा एमेजॉन पे जाएगा। नहीं, फेसबुक के पोस्ट पे, फेसबुक के पेज पे भी शॉप नाउ का बटन शॉप लगेगा, नाउ का बटन लग जाता है। लग जाता है। हाँ, आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं ब्रांड के लिए, या वहाँ से ट्रैफिक जाएगी आपकी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का बटन लगाएंगे वो अमेज़न एक क्लिक से 2 शिकार होते हैं, ठीक है ना। और दोनों ही रैंक कर रही होती है, अमेज़न भी रैंक कर रहा होता है, वेबसाइट भी रैंक कर रही होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी होती है। मैनीचैट एक प्लेटफॉर्म है अंदर, तो मैनीचैट से आप फ्लो बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई फेसबुक का पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे खुद ही लिखा आ जाता है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, 2 सेकंड के अंदर एक आ जाता है मैसेज कि हमारा जो बंदा है अभी अवेलेबल नहीं है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। वो एक फ्लो बनते हैं, वो एक फ्लो बनता जाता है। आप कुछ भी टाइप करते हैं वो करते 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 आगे उसके अंदर भी आप जो है अमेज़न का लिंक लगा सकते हैं, गैलरी बना सकते हैं। वो जितने भी लगेंगे वहाँ से भी परचेजिंग होती है, वहाँ से लीड्स काफ़ी बन जाते हैं। मैं अगर गया हूँ किसी भी पेज पे और मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया लेकिन मेरा रिकॉर्ड उस बंदे के पास चला गया, जी, आप व्यू आ गया, वो बंदा कभी ना कभी मुझे ये कॉन्टेक्ट जरूर करेगा, यार मेरी ये प्रोडक्ट नहीं ली थी आपने लेकिन मैंने ये भी प्रोडक्ट लॉन्च की, ये आप लेना चाहेंगे, मैं वहाँ से भी आस्क करता हूँ, ठीक है ना। तो ये वो एक फेसबुक पिक्सल भी होता है जिसमें आप, जिसकी वजह से आपको जिनकी ईमेल आईडी वो जिसके थ्रू आते हैं आपको प्लेस कर सकते हैं। वो ऐसे होता है, लीड बनती है, पीछे एक डाटाबेस बन रहा होता है, उसके अंदर पूरी लीड जनरेशन हो रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम, वो फेसबुक के ऊपर जो कैंपेन लगी वो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। रैंकिंग जो ये टाइप्स ऑफ रैंकिंग, इसमें कीवर्ड रैंकिंग होती है, ठीक है ना। एक कीवर्ड रैंकिंग होती है, लिस्टिंग की अपनी रैंकिंग होती है जो उसमें कीवर्ड में भी आता है और लिस्टिंग में भी आता है और डिस्क्रिप्शन और तीनों जगह एक ही वर्ड आ रहा है। क्योंकि जो अमेज़न के ऊपर कोई भी बंदे ने सर्च किया ना बॉटम, तो अमेज़न का एक है जो जिसको A9 एल्गोरिथम कहते हैं, वो रैंकिंग का एल्गोरिथम है, ठीक है ना। वो सर्च करता है बॉटम जो कौन सी लिस्टिंग में कितनी दफा लिखा होगा, जिस लिस्टिंग में ज्यादा दफा लिखा होगा वो उसको उठा के ऊपर लेगा, ठीक है। तो वो ये रैंकिंग में आता है।
हाउ टू प्रमोट योर लिस्टिंग, मैंने आपको बताया कि आप रिपेयर्स भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी आती है। रिपेयर्स में आप किसी फ्री प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। फ्री प्रोडक्ट के लिए एक रिपेयर की एक है, और मैनी चार्ट के थ्रू भी आप जाते हैं, और टेस्ट जोन वहाँ से भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटर या लिस्टिंग प्रमोटर को ही आप हायर कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और जो सेल वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि 5% 5 to 10%। अगर आपके पास 4 ऑर्डर आ रहे हैं महीने के, तो आपके पास 10 रिव्यू या उससे कम आने चाहिए। 10 रिव्यू से ज़्यादा आएगा वो अमेज़न की नज़र में, इसका मतलब आप कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करें। आप नहीं भी करें तो यही समझेगा। अगर एक ही बंदा 2 दफ़ा ऑर्डर कर लेगा, सुबह का ये रिव्यू एक दफ़ा देगा, अच्छा वो 2 दफ़ा नहीं देगा, 2 दफ़ा देगा तो इसका मतलब कोई मसला नहीं। बजट कैलकुलेशन कि आपने फर्स्ट $50 लगाना है अपना प्राइवेट लेवल करने में, तो आपने उसकी बजट कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये आपको सिखाया जाएगा कि आपने कौन फेसबुक पे कितना लगाना है, PPC पे कितना लगाना है, लिस्टिंग आपने इन्वेंट्री कितनी परचेज करनी है, फिर वो इन्वेंट्री बिक्री अगली इन्वेंट्री कब कितनी परचेज करनी है, तो ये सारी बजट कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी के जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए कि 24/7 अवेलेबल उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसके अंदर फ्रीलांसिंग या फाइवर है, फाइवर के ऊपर आपके रिव्यूज अच्छे हों तो वो एक अच्छा होता है, काफ़ी एज बन जाता है। वहाँ पे भी आप वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं। वहाँ पे कई दफ़ा आपको ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो आपको कहते हैं कि मैं आपको अकाउंट बना के दे दूँगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा कुछ आप करें, मुझे सिर्फ 10% देते हैं। उस तरीके से आप अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। वर्चुअल सिस्टम के शुरू में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए होती है वैसे? नहीं, वर्चुअल असिस्टेंट फ्री होता है। उसके बाद अगर हम करना बस चाहिए आपने फाइवर पे जो करना है, फाइवर पे आपने 24 घंटे ऑन रहना है। फाइवर पे आपने जो गिग्स बनानी है वो गिग्स आपने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट करते रहना है। वहाँ से क्लिक्स आएंगे, कन्वर्जन आएगी, वहाँ से अगर कोई ऑर्डर आता है तो देन आपकी जो सर अगर किसी बंदे ने कोई वर्चुअल सिस्टम का पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो गिग में अगर वो पिक्स वगैरह लगाएगा, वीडियो वगैरह लगाएगा तो कैसे लगाएगा? क्या कह रहे हैं? मतलब कि अगर वर्चुअल सिस्टम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब गिग फ्रीलांसिंग करता है फाइवर पे, तो अपनी गिग लगाता है, तो उसका अगर एक्सपीरियंस होगा वो अपना जो एक्सपीरियंस होगा उसके पिक्स लगा देगा, मैंने ऐसे अपना जो पोर्टफोलियो, हाँ जी। अगर एक्सपीरियंस नहीं उसको होगा तो वो कैसे उसका अपना पोर्टफोलियो बनाएगा? तो वो पहले वो सीखेगा पहले सीखना पड़ेगा कि वो वर्चुअल सिस्टम में काम कैसे नहीं, वो तो सीख लिया अगर उसने, लेकिन अब उसने अभी किसी क्लाइंट में काम ही नहीं किया, फिर कैसे करेगा वो? किसी क्लाइंट में काम करेगा तो पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा पिक्स वगैरह आएंगे, लेकिन उसने नहीं पिक्स नहीं है। तो वो आप उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने फाइबर के बाहर इतना काम किया हो लेकिन यहाँ पे नहीं काम किया हो, तो इस तरीके से लेके चल सकते हैं। वो आपकी कम्युनिकेशन पे होता है कि आपने वो जिसे कहते हैं ना बल्कि में घेरना, बंदा घेरना, वो घेरना है का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना जी। नहीं, आप क्या कुछ यार ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो तो आपको मैं क्लास में बता सकता हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि ये आई थिंक इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। LLC क्रिएशन, पहले तो आपने LLC बनानी है, लेकिन पाकिस्तान में अमेज़न अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बनता। पाकिस्तान अगर तो आपका कोई रिलेटिव USA में UK में रहता है तो वहाँ आप उनको कह सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो अगर तो उनको पता है अमेज़न का भी उसका बिजनेस कैसे करते हैं तो देन तो वो मान जाएगा। अगर कोई टैक्सेशन का इशू और इस तरह होगा फिर आपको उसको बताना पड़ेगा, टैक्स का कोई इशू नहीं होगा, आप टैक्स भी पे कर देंगे। तो इसके लिए आपका जो कोई ना कोई रिलेटिव वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे अमेज़न ऑपरेट होता है, ठीक है। आपके अकाउंट के ऊपर डिफरेंट जी ऐसे ही होता है।
आप कहीं भी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। खांसी आ गई ना ये दाद ये तेरी मौज आपसे बोली गई है। अच्छा, Amazon लिस्टिंग क्या होती है, इसमें कीवर्ड्स मैं जैसे अभी जो एक लिस्टिंग दिखाई थी बाटअप की, जैसे ये लिस्टिंग है, यहाँ पे टाइटल होता है इसका, रेटिंग जी। अब यहाँ पे रेटिंग और रिव्यू दोनों मिला के वो बता देते हैं 268। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे वो बताएगा कि इसकी रेटिंग कितनी है और इसके रिव्यूज कितने हैं। इसमें क्वेश्चंस होते हैं जी। क्वेश्चन, अब ये एक तरीका होता है और जिसे कहते हैं ट्रिक होती है कि अगर आप यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि Amazon के ऊपर वो वर्डिंग जो होती है, Amazon कहता है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो मैं एक बंदे को कहता हूँ यार आप ये क्वेश्चन करो, मेरे से $5 ले लो, मेरे से ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं क्वेश्चंस के अंदर वो वर्डिंग यूज कर दूंगा, आंसर्स के अंदर वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं आंसर के अंदर सेम वही वर्ड यूज कर दूंगा जो Amazon मुझे कह रहा है कि आप वहां पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कीवर्ड को बढ़ाने का। और इसी तरह रिव्यूज में भी सेम ऐसे ही होता है। आंसर विजुअल असिस्टेंट ही देता है कि वो विजुअल असिस्टेंट भी करवा सकता है, आप किसी से परचेज भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ जगह होती है Amazon कहता है कि यार फर्ज करें कि एलर्जिक का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो मैं एक बंदा पकड़ता हूँ, उसको कहता हूँ यार मेरे से $10 ले लो, मेरे से एलर्जी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, वो उसी फिर आपको उससे का जवाब देना पड़ेगा। मैं वो लिखेगा, हाँ वो लिखेगा, ठीक है ना, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, मैं समझ गया, ठीक है ना, वो एक कीवर्ड भी बनता रहेगा। ठीक। तो ये किस तरीके से भी होता है, ये बेसिकली लिस्टिंग के ये सारे बनाने के ये होते हैं क्राइटेरिया होते हैं। उसका क्वेश्चन करना तब बनता है जब उसका भी काउंट हो Amazon पे कि हाँ, कोई भी आगे कोई इसने परचेजिंग की हो, इसके लिए मैं एक बंदा हायर करूंगा, उसकी अपनी कम्युनिटी होगी, वो अपनी कम्युनिटी को जाकर कहेगा यार ये इस तरह का इसका कर दो, जैसे इसका आपको इतना, आप अपना पेपर दे दो, मैं आपके पेपर में अकाउंट भेज दूँ, पैसे भेज दूँगा। तो इस तरीके से होता है। सर Amazon पे जब बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, पेमेंट के सही आते हैं, बैंक अकाउंट लगाना पड़ता है, पे होने के फिर पाकिस्तान में चलता है। अच्छा, वो पाकिस्तान में मेरी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अदरवाइज जो है बाहर जो है लेकिन अगर हम यहीं से चला सकते हैं वैसे हम यहाँ पे अकाउंट बाहर Amazon का अकाउंट यहाँ बैठ के, चला सकते तो उसमें भी हम बाहर के लगाएंगे ना। हैं, बाहर के लगाएंगे, Amazon पे होने का एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अच्छा, ठीक है। सर ये दुबई वाला की वो लोकेशन यूज हो सकती है, जैसे ये UK या US वगैरह हाँ, कर सकते हैं। आप बता रहे हैं ना कि मियाँ चन्नू वाले, तो उनके मियाँ चन्नू वाले तो ज्यादा इजी है, बहरीन, कुवैत, कतर, इस तरह सऊदीया, दुबई, अबू धाबी, इन इलाकों में UK US में कम होंगे। यूएसए में बहुत है। अच्छा, ये है, तो मेरा उसके साथ ही लोग है, तो मेरा फिल्म आने से ज़्यादा कौन वो यूएस में, तो ऐसे होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो सर आप कब से Amazon पे मतलब कर रहे हैं काम? या मैं 2013 से अच्छा, पाकिस्तान लिखा है पाकिस्तान में। तो आपने अपनी कोई कम्युनिटी नहीं बनाई? कम्युनिटी जिस तरह ये सनी अली ने बनाई है, इनेबलर्स वगैरह इनकी है, इन्होंने अपनी बनाई है, इन्होंने अपने ग्रुप भी बनाए, अगर किसी को मुश्किल होती है वो सवाल कर देते हैं, अगर किसी की सक्सेस स्टोरी आती है वो भी शेयर कर देते हैं, इस तरह काफी दूसरों को सपोर्ट मिलती है। हमारे इस तरह के हैं ग्रुप हैं, तो वो अभी हमने इतना नहीं उसको निकाला हुआ है। अच्छा, छुपे हुए। सर क्या नाम है आपका, थोड़ा इंट्रो करा दें। हेलो, जी बोलिए। सर मैं अब्दुल सलाम मैंने पूछना था कि इसमें कनाडा में क्या स्कोप है इसका Amazon से, क्योंकि वहाँ पे अगर यूएस साथ में मेरी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो अगर वहाँ पे करना तो क्या उसका कितना बेनिफिट है? यार आप जब कनाडा में अकाउंट बनाते हैं ना, तो Amazon उसको यूएसए में और मैक्सिको में खुद ही बना देता है, क्योंकि वो साथ ही है, बॉर्डर उनके साथ। तो आप कनाडा से यूएस में भी बेच सकते हैं, और अगर आपने कनाडा में ही करना है काम, तो कनाडा में भी काफी चीजें ऐसी हैं जो गार्डन्स की बिकती हैं, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। यार उन्होंने की कर सुबह काम से कर रहे रोटी करती गड्डियां पर काम पर
ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ जी ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਫ ਚ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ फैशन ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਘਰ जी फैशन स्टार्ट होना है 18 तारीख से, तो PNY से आपको उसकी इतना मिल जाएगी डिटेल सारी। इसमें आप सब अमेज़न पे सब इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सब कुछ सर आप अपना इंटरव्यू करवा दें। वो मैंने करवाया सर। अच्छा नहीं वो एक्चुअली सब खत्म हो गया। पहले स्टार्ट में सेटिंग में टाइम लग गया। सेटिंग में बड़ा टाइम लग गया, मैंने कहा यार कि टाइम लगा। जब मेरा नाम हमाद है, ठीक है, मैं 7 साल से अमेज़न पे काम कर रहा हूँ जी डिफरेंट कंपनीज में काम किया मैंने। जी उसके बाद में अपना सेटअप चला रहा हूँ और यहाँ पे भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो होपफुली जो है करेंगे, ठीक है। और अपने मेरे 2 अमेज़न अकाउंट चल रहे हैं USA में। आपके 2 चल रहे हैं, हमारा एक वो आप कह रहे हैं कि 2 नहीं बन सकते। नहीं, मैं एक अपना मेरी सिस्टर के नाम पे, एक मेरा मैं भी ऐसे कर सकता हूँ कि अपनी सिस्टर का भी खोल दूँ, मैं दूसरे भाई का भी खोल दूँ, डिफरेंस वो हो जाएगी। नहीं, उसमें बड़ा इशू आता है। उसमें ये होता है कि आप अगर तो सेम एड्रेस पे दोनों रहते हैं तो फिर बहुत मसला होगा। अमेज़न कभी नहीं खोलना चाहिए। सेम नहीं, मतलब थोड़ा हाँ, डिफरेंट। डिफरेंट आप खोल सकते हैं। आप एक अपना यूज कर, आपने सिस्टर कर लें, अपने भाई का कर लें, तो आप 2 अकाउंट मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए बैंक अकाउंट भी तो वो बैंक बना अकाउंट के एक तो ही सर आपकी जैसे फर्स्ट अर्निंग थी, कितना टाइम लगा था उससे करने में? 1 साल 1.5 साल कितना? यार मेरी जो पहली जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी उस पे अमेज़न पे, वो डाटा एंट्री की थी। अच्छा मैं सिंपल लिस्टिंग का डाटा वगैरह डालता था, तो मुझे इतना ठीक। नहीं। तो कितने आपको देते थे उस टाइम? मैं फ्रीलांसर स्टार्ट हुआ था, अच्छा। तो मुझे 35,000 मिला था अच्छा पहली जो earning थी। ठीक ठीक। ठीक है। और जब मैं उसको ज्यादा करने लग गया, आप ये करता गया, फिर मुझे चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया। मैंने अमेज़न के अंदर डिग डाउन करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा यार ये पूरी साइंस चल रही है जी, अंदर ही सारा कुछ चल रहा है। हाँ, तो मैं उसके अंदर ही जाता चला गया। फिर अमेज़न के सेलर अकाउंट के अंदर एक सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से है, उसमें आपको बताते हैं कि आपका जो सेलर अकाउंट है उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। वो ये बताते हैं कि सेलर अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, वो ये नहीं बताते कि आपने प्रोडक्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, वो कैसे करनी है, ये कैसे सर आप पहले वो सीख फिर गए। मैंने यूट्यूब से, तब ये नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जी। ठीक है। मैंने यूट्यूब से देख लेना, ठीक है, यूट्यूब से करना। और ये जितने भी सारी होती हैं चीज़ें इधर से उधर पे कर दी। कंपनी के मुझे फिर कंपनी जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे मुझे अच्छा सीखने को मिलता था, तो करते 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 फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। तो आप गए भी हैं कि नहीं, मतलब कि वैसे ही हैं? नहीं, मैं अच्छा होपफुली जाऊँगा, चला ही जाऊँगा। सर अगर हम यहाँ से कोर्स करें तो असाइनमेंट्स भी मिलती हैं? फाइनल में हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क मतलब के लिए? प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको दूंगा, असाइनमेंट होगी सारी, और असाइनमेंट भी इस तरीके से। और आखिरी जो सेशन होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसमें आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। वैसे मैंने बिग बॉस से कोर्स किया था सर सुनमान से, हाँ, उसके बाद ही मैंने अमेज़न का मुझे पहले मैं कितने असाइनमेंट होती है, किस मैं असाइनमेंट देता हूँ, और कोई तो पता नहीं। वीक में किस डे क्लास होगी इसकी? फ्राइडे को नहीं, मंडे और थर्सडे, 2 दिन होगी। और टाइमिंग शायद यही कब से स्टार्ट होगा आपका? सर एक और क्वेश्चन था। नेक्स्ट मंडे। ये मंडे को करेंगे। हेलो जी जी। सर ये था कि मैं थोड़ा सा लेट आया था लेक्चर, मुझे ऐसा था मेरी क्लास थी, तो कोई ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी जो प्रीवियस कन्वर्सेशन है वो भी सुन सकता हूँ इस तरीके का? वो आपको PNY से मिल जाएगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको PNY से मिल जाएगी। तो उनके फेसबुक पेज पे हाँ, फेसबुक पेज पे ही शायद लाइव हो जाएगी अभी 2-3 दिन में, या हो सकता है अभी। चलिए लाइव हो चुका होगा। अच्छा, हो चुका होगा ना, लेकिन नहीं होती है लाइव, 3-4 दिन में क्योंकि अभी आधी रिकॉर्डिंग कोई नहीं थी, तो आधी जगह जी जी हेलो जी जी। सर मेरा ये सवाल है कि एग्जिट होने से जो अमेज़न की मार्केट प्लेस यूके और यूरोप पैन यूरोपियन है, तो इसका कोई इफेक्ट होगा अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी यूके का है
तो उससे यूरोप का ब्रेक्सिट होने का कोई इशू नहीं होगा? उसमें टैक्स के थोड़े इशू आएंगे, बाकी तो कोई इशू नहीं। बाकी नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ इधर काम वगैरह करके आने, क्योंकि वो सिर्फ टैक्स के थोड़े इशू काम आएंगे। वगैरह करने आते थे कर के, तो फिर वो चले जाए, अब वो उनको बंद करवा दिए। इतना वो नहीं इशू होगा। Amazon का जो ऑनलाइन है वो चलता रहेगा, बाकी वेयर हाउसिंग है वो Amazon के जो एक प्रॉपर चल रहा होगा चैनल वो भी चल रहे हैं, चलेंगे, वो भी चल रहे हैं। चलते ही हैं वो नहीं खत्म होते, क्योंकि जो कमिटमेंट Amazon ने की हुई है वो पूरी करेगा। वो करेगा। सर ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अगर Amazon पे ड्रॉप शिपिंग का काम करें तो? जैसे आगे कर रहा, दोबारा बोलिएगा। अगर हमारा यूके सेंट्रल का अकाउंट है जी यूके एलएलसी बेस है, ठीक, वो पैन यूरोप को भी कवर करेगा कैसे? जी पैन यूरोप को कवर करेगा वो। बस उसमें ये है कि आपको वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा जर्मनी में, क्योंकि यूके में वो 19% नहीं 20% है और जर्मनी में 19% है शायद। तो आपको वैट उसमें एक रजिस्टर करवाना पड़ेगा वैट, और देन आप वो कवर कर सकते हैं। पैन यूरोपियन कवर करता है यूके का। मैंने पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग का हम काम करें, थोड़ी सी प्रोडक्ट अपनी परचेज करके किसी से, तो कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? ड्रॉप शिपिंग में आपको उतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जितने आपके ऑर्डर आते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब जब ऑर्डर आना तभी हमने अपना हाँ तभी हमने करना। ठीक हो ठीक है, बेहतर है कि उससे पहले हम थोड़ी सी परचेज कर लें, एक ही प्रोडक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट होंगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, उसकी 10 क्वांटिटी परचेज कर लें, जब इनवॉइस आ जाए देन आप स्टार्ट करते हैं। सर ये टाइल्स वगैरह भी होती है कि नहीं इसमें Amazon में, जैसे ये बाथ टब आए हैं ना, जैसे बात टाइल फ्लोर टाइल्स वगैरह, वो उसमें होती हैं लकड़ी की जो होती है वुडन। अच्छा वुडन स्ट्रिप आप कह रहे हैं, हाँ। अदरवाइज दूसरी टाइल्स नहीं होती जैसे वॉशरूम टाइल्स, सिरामिक वो होती हैं, फ्लोर हाँ, टाइल्स, वो होती हैं। और देखिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि उनका डैमेज होने का खतरा क्योंकि हमारा टाइल्स का बिजनेस है, हमारे टाइल्स के 2 शोरूम्स हैं, एक ये भाई पे एक हम पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले यूएस में यूके में शिप करवानी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा, वेट बहुत ज्यादा, वेट बहुत ज्यादा, बहुत क्योंकि ज्यादा। आप एक एक करके नहीं बेचना, यहाँ से- आपने पूरा पैकेट बेचना। यहाँ से सर चाइना से इधर आता है ना हमारा, कहाँ $76 वगैरह इनकी शिपिंग चार्जेस थी, $76 से 500-600 तक इनकी शिपिंग चार्जेस हो गए यहाँ पे। 500 चाइना से इधर हम चाइना से इधर जी बाय रोड में आता है, और वो लगता भी 1 माह है तकरीबन। वो बाय रोड आता है जुजल से। सही है, लेकिन टाइल्स में वुडन टाइल बिकती हैं हमारे पास सब किस्म की होती है टाइल्स, टाइल्स की ऑल और सर ये टैप वगैरह कोई- होते ये होते हैं सैनिटरी, मतलब शॉवर और हाँ ये एक्सेसरीज जो होती हैं, Accessories। हाँ ये बिकती हैं। ये इजी है क्योंकि इसका वेट कम है। हाँ, इसका weight इनका वेट कम है और ये महंगी निकल जाती है जी। इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा जी है। बाथरूम एक्सेसरीज के नाम जी पे। जी 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 आप उमेर चुप करके बैठे या तो सब आता है या कुछ नहीं आता। जी जी बोलिए। Amazon के जो अपना FBM में तो आपने अपना वेयर हाउस करना होता है, आपने अपना वेयर हाउस बनाना है और उसी के चार्जेस होते हैं, वो आपने खुद करना है। अच्छा FBA के जो चार्जेस हैं वो Amazon आपसे 1 क्यूबिक फीट उसका जो प्रोडक्ट का साइज हो और उसका जो वेट हो 1 LB तक हो, तो Amazon उसका $4.9 चार्ज करता है आपसे। नहीं वो पर ऑर्डर पे या पर यूनिट जो आपने स्टोर करवाया हुआ है Amazon पे उस पे होता है, पर यूनिट पे होता है। वो हाँ जी मंथली भी होता है, उसमें लॉन्ग टाइम स्टोरेज की लॉन्ग टाइम में पूरे 365 डेज पे भी होता है और मंथली भी होता है। वो Amazon के जब भी आप कोई क्वांटिटी बेचते हैं वहाँ पे, तो वो आपको एक जो है इन्वेंटरी परफॉर्मेंस में आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वो बता देता है आपको कि इतना आपको चार्ज पड़ेगा।
कोई नई कंपनी नहीं है, मेरे ख्याल गनी वाले भी है। Amazon का एक FBA कैलकुलेटर होता है, मैं आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। FBA कैलकुलेटर, तो उस पे कैसे आप अपनी जो प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च करते हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं। बस इस बार जाऊँगा तो देखूँगा कई कैटलॉग कई कॉम्पिटेटिव। फर्ज करेंगे ये एक प्रोडक्ट है, इसका मैंने चेक करना है कि Amazon इससे कितना चार्ज करेगा। तो मैं यहाँ पे FBA कैलकुलेटर में इसको रखूँगा। इसकी अभी कितनी 450.55। Amazon इस प्रोडक्ट पे इतना पैसे चार्ज करेगा एक महीने में 13.86। यहाँ से आप अपनी जो है जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सर ये एक प्रोडक्ट क्या है कि ये एक प्रोडक्ट एक जो ये प्रोडक्ट हाँ, एक ऑर्डर, ये जो एक प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का Amazon मेरे से एक ऑर्डर का कितना चार्ज एक ऑर्डर नहीं एक यूनिट था जो Amazon के वेब हाउस में मैंने पहुंचाया। यहाँ से आप कोई भी जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप अपना AFN यहाँ पे डालें और जो है कोई भी प्राइस आप डाल के चेक कर लें कि एक जो है यूनिट का Amazon आपसे कितना चार्ज करेगा। ठीक है, वो इनको मल्टीप्लाई करता है और 17-28 पे डिवाइड करके इसका आपको रेट निकालता है। तो सर ये बिके ना बिके उसको देने हैं, ये उसको देने देना है, ये बिके ना बिके। तो जब हमने ये लॉस बर्दाश्त करना है तो बेहतर है कि हम उतने ही यूनिट भिजवाएं आगे जितने हमें ऑर्डर आते हैं। मतलब उतना मालना पड़ा, एक्स्ट्रा ना पड़ा, एक्स्ट्रा ना रखें हम, एक्स्ट्रा रखेंगे तो पड़ता जाएगा बिके ना बिके तो क्या जैसे फर्क क्योंकि रेंट जैसे रेंट देते हैं। मंथली हमने 100 यूनिट भेजी है, हमने मंथ के जो 10 ऑर्डर आते हैं हमने 100 यूनिट यहाँ पे भेज दी है। तो यहाँ पे हमें जो है $1386 इस प्रोडक्ट के पड़ेंगे, जबकि हमें बिक कितने रहे हैं 10 यूनिट। ठीक है, हमें उतना बच नहीं रहा जितना उतना उसके रेंट में निकाल दिया। जी बिल्कुल। सर अपना वो प्रोडक्ट फिर कैसे भेजेंगे वो Amazon के वेयरहाउस में? वो तो हम जब भी हमको शिपमेंट लेवल क्रिएट करते हैं, शिपमेंट लेवल क्रिएट करने के बाद हम सप्लाई को देते हैं, उसके ऊपर वेयर हाउस का एड्रेस लिखा होता है। वो हमने यहाँ पे शिपमेंट क्रिएट कर देनी है अपने अकाउंट में, और जो लेबल होता है उसके अंदर सारा एड्रेस और हमारा ये ID और ये सारा लिखा होता है। वो जब कस्टमर के पास चली जाती है वहाँ पे वो सप्लायर से Amazon के पास जाती है, Amazon वो कोड को स्कैन करता है। वो कोड जो आता है हमारे वेयर हाउस जो हमारा Amazon का अकाउंट है वहाँ पे जो शिपमेंट क्रिएट की है उसके साथ मैच कर जाता है, वो बड़ी महंगी मैच होती है। वो इस तरीके से बोलिए सर, प्रोडक्ट को जो कोड होते हैं लेबल होते हैं, प्रोडक्ट लेबल और होते हैं और शिपमेंट लेबल और शिपमेंट लेबल जो होते हैं उसके ऊपर शिपिंग एड्रेसेस लिखे होते हैं। जो प्रोडक्ट लेबल होते हैं वो बेसिकली आपके बारकोड होते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लगा होता है, जो UPC होता है, AFIN होता है, या कुछ भी आपका अपना FNFPQ कोड होता है, तो वो वाले कोड होते हैं। और जो शिपमेंट कोड होते हैं उसके शिपमेंट एड्रेसेस लिखे होते हैं, शिप फ्रॉम एड्रेस और शिप टू एड्रेस, ये सारा लिखा होता है। क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर, वेट कितना है प्रोडक्ट का, वो लिखा होता है उसके अंदर। ये शिपिंग लेबल सर Amazon के अकाउंट से क्रिएट होगा, और लेकिन जो लेबल होते हैं UPC कोड जो आप कह रहे हैं वो हम क्या करें? शिपिंग जब हम कोई भी इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम एक UPC बारकोड देते हैं उसको, उसके अगेंस्ट Amazon हमें AFN असाइन कर देता है और FNFPQ जनरेट कर देता है। जब हम कोई भी FBA शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो हमने अपना जो बारकोड होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसकी इन्वेंट्री ऐड करनी होती है। जब हम इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो साथ ही एक हमें बारकोड Amazon जनरेट कर देता है और उसके बाद एक शिपिंग लेबल जनरेट कर देता है। हमने दोनों ये उड़ा के सप्लायर को दे देने होते हैं, और सप्लायर ने वो जो हर यूनिट के ऊपर हमारा बारकोड लगा देना है और डब्बे के ऊपर शिपिंग लेबल लगा देना और वो Amazon को शिप कर देना। सर वो ये जो Amazon के वेयरहाउस में प्रोडक्ट आती है, ये अपने ब्रांड की जानी चाहिए कि किसी के ब्रांड की भी हम ले सकते हैं? किसी की भी ब्रांड में। अच्छा, सर हर वेरिएशन के लिए डिफरेंट UPC होगा? हाँ जी, हर वेरिएशन के लिए डिफरेंट UPC होगा। सर मैं किस मार्केट में जो ये ऑप्शन है सेल्फ ग्लोबल के ऑप्शन कौन सी? जो सेल्फ ग्लोबल की ऑप्शन आती है Amazon सेल्फ ग्लोबल की ऑप्शन जो होती है वो जब आप
के पास अमेज़न का अकाउंट आ जाता है तो इन्वेंटरी के अंदर सेल ग्लोबली लिखा होता है, वहाँ पे अमेज़न ने बताया होता है कि आप इस मार्केट में जाके बेच सकते हैं। नहीं, वो हर अकाउंट के लिए डिफरेंट होता है, कुछ के अकाउंट के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, कुछ के अकाउंट के डिफरेंट होते हैं, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसके डिफरेंट होंगे, अगर प्रोफेशनल अकाउंट है उसके डिफरेंट होंगे। तो अमेज़न आपको खुद ही बता देता है कि आप यूरोप में, एशिया में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। सर ये जो न्यूली मार्केट है सिंगापुर, इसका मार्केट बूस्टअप क्या चल रहा है? अभी तो ये मार्केट स्टार्ट हुई है और अभी तो थोड़े जो है बजट से भी वहाँ पे लॉन्च हो जाएगी, और ये है कि बाद में जब मार्केट जो है वो ऐसा बड़ी होगी तो आप तब तक एक अपना एसेट जो है बिल्ड कर चुके होंगे। तो न्यू मार्केट जो होती हैं वहाँ पे प्रोडक्ट भी इजीली मिल जाती हैं, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी होती है, और वहाँ पे आप इजीली आपको रैंकिंग भी अच्छी मिल जाती है, प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाता है जल्दी। सर ये जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं सर्विस सेंटर का, तो इसके लिए एक तो फिजिकल एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होना चाहिए उसके लिए। जी, एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसी फिजिकल एड्रेस के ऊपर आपने कंपनी बनानी होती है, उसी कंपनी के बेस पे आपने बैंक अकाउंट बनाना होता है, उसी बैंक अकाउंट के ऊपर आपने जो आपकी कंपनी होती है, कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाना होता है, वो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो उसके बाद फिर आपने डेबिट कार्ड लेना होता है बैंक अकाउंट पे, और उसके ऊपर थोड़ी ट्रांजेक्शन करनी होती है, देन आप अमेज़न के ऊपर अकाउंट आप बना सकते हैं। तो इससे पेमेंट पेपाल से उसमें ट्रांसफर कर लेंगे, फिर उसको हम पाकिस्तान कैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं? पाकिस्तान में से डायरेक्ट हम पाकिस्तान मोन्गो से तो आप मेरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, आप अपना जो है बैंक अकाउंट उसमें अटैच कर देते हैं, या फिर मोन्गो से आप ऐसे करें, मोन्गो से आप पेओनियर में मंगवा लें, पेओनियर से आप पाकिस्तान इजीली मंगवा सकते हैं। मोन्गो से पेओनियर में तो इजीली चला जाएगा, पेओनियर से आप पाकिस्तान इजीली मंगवा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ये है, अगर हमारी पेपाल अगर स्टक हो जाता है तो जी नहीं, वो उसकी अमाउंट जो होगी वो 180 डेज के लिए पेपाल होल्ड कर लेगा, और वो 180 डेज के बाद वो उसकी वेरिफिकेशन दोबारा करेगा। तो पता नहीं है उसकी कि मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन पेपाल कभी भी नहीं देता, पेपाल आपकी जो है अमाउंट को होल्ड कर लेता है, और जब तक आप पेपाल में अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लगाते तब तक वो पेपाल आपको जो पेमेंट है वो आप नहीं देता। काम में कोई ऐड ही कर मोबाइल पर के चार्ज तो पेपाल स्टक होने की वजह से, फ्रीज होने की वजह से मोन्गो और उसमें से आप सकते हैं। पेपाल अगर स्टक हो गया तो पेपाल 180 डेज के बाद पेपाल आपको ऑप्शन देता है कि आप वहीं के किसी लोकल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, वहां से आप अपने लोकल अकाउंट में ट्रांसफर करें, वो मोन्गो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वहां से आप फिर जो भी वो एक साइकिल आपका चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली करके आप पाकिस्तान मंगवा सकते हैं, लेकिन 180 डेज आपको वेट करना पड़ता है उसके लिए। अगर हमारी पार्शली अमाउंट जो है पेपाल में और पार्शली लिंक अकाउंट में हो सकता है, तो दोनों ही फ्रीज हो जाएंगे या सिर्फ पेपाल ही फ्रीज होगा, मोन्गो हम यूज कर सकते हैं? पेपाल ही फ्रीज होता है, पेपाल और मोन्गो का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, अगर पेपाल फ्रीज हो गया तो मोन्गो कभी भी फ्रीज नहीं होगा। जी वो वर्किंग करता है। किसी को और सवाल है? ये जो हम इसके लिए जैसे हम पेपाल का चाइल्ड अकाउंट आगे यूज कर सकते हैं इससे पाकिस्तान से, पेपाल का तो चाइल्ड अकाउंट नहीं होता,
इसका अमेजोन का शायद वो जी जी हमें बंद कर दो। तो ऐसे ही कोई पेपाल में भी ऑप्शन है जो पाकिस्तान में Pioneer। बीटीएस के अलावा? नहीं पेपाल में ऑप्शन ऐसी नहीं है, लेकिन होता वीपीएफ का इशू है उसमें। अगर तो पेपाल पूछ ले तो आप वेरिफिकेशन के लिए जो अमेज़न पे डॉक्यूमेंट देते हैं वो पेपाल पे ही कर सकते हैं, उनको बता दें कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन वो बेहतर होता है कि जिसके नाम पे हो पेपाल का अकाउंट वही करे, क्योंकि पेपाल ने अगर अकाउंट आपका बंद कर दिया तो 180 डेज के लिए बंद ही कर देगा। उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है कि 200 से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 200 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपका टैक्स आईडी मांगेगा, और अगर आपके पास टैक्स आईडी नहीं है तो वो आपका जो पेपाल है वो परमानेंट ब्लॉक कर देगा। मंथली 200 ट्रांजैक्शन साल के 200 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसलिए आपने कभी भी किसी को कहना कि यार मुझे पेपाल पे पैसे भेजना है तो उसको ये कहें कि भाई मुझे $50 से ज़्यादा की अमाउंट भेजो, ठीक है ना। मुझे अगर आपने $10 या $15 करके भेजना है तो बेहतर है 15 करके आप 50 इकट्ठे करो। वो एक बार पे एक ट्रांजैक्शन काउंट होगी जी, लेकिन अगर आपने 10 की भेजी तो 10 गई, $100 10 में ट्रांजैक्शन उड़ गई। वो इस तरह होता है। वो 200 ट्रांजैक्शन आपकी परमिशन होती है, उसके बाद आपको टैक्स आईडी देना पड़ेगा। कुल रहता है अकाउंट टैक्स आईडी देना पड़ता है। अमेज़न पेपाल में खुल जाता है पाकिस्तान से कि वो पेपाल नहीं, वो यूके में ओपन हो जाता है। पासपोर्ट के थ्रू? पासपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। सर जो आप बैंक का बता रहे हैं इधर वाले बैंक उधर ही वो बैंक कैसे हम करेंगे? बैंक उनको तो पता है कि लोकेशन इधर की है, बैंक ये तो आदमी पाकिस्तान का है। नहीं वो कर देते हैं, वो आपके पास में बताना नहीं होता, वेरिफिकेशन थोड़ी बहुत करवा देंगे वो, ये सब कुछ नहीं होता। तो पैसे उधर ही जाएंगे, वो उनके बैंक में? हाँ पैसे उधर जाएंगे, वहाँ से फिर आपको पाकिस्तान में आना पड़ेगा। पाकिस्तानी बैंक वो वायर ट्रांसफर होती हैं 7 डेज में आ जाता है। वो तो बाहर के बैंक हैं, उन्होंने बस ये होता है कि बस हमारे अकाउंट में आए, हमारा बैंक रैंक ऊपर जाए, बस डेट से। ये जैसे पाकिस्तानी बैंकों का होता है इस तरह की चीज। पाकिस्तानी बैंकों में तो 4 पैसे रोज में तो वो काम से नहीं कर रहे। पाकिस्तान में है क्या? न्यूयॉर्क में HBL था, वो बंद हो गया था। हाँ टाइम्स स्क्वायर में खोल लिया हो गया उन्होंने दुकानें के बैंक से अच्छा काम चलता था, उन्होंने बीच में HBL डाल दी। HBL जो है न्यूयॉर्क में था, उसको बेच चुका थी। मैंने उसके थ्रू बड़े अकाउंट अपने सेट करवाए हुए थे, लेकिन वो बंद ही हो गए। उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था। और अगर वो चल जाता तो उसने भी हाँ पूरे मैप में छा जाना। हाँ HBL स्टैंडर्ड चार्टर्ड शायद जो इनके हैं गल्फ के बैंक हैं वो वहाँ पे होंगे जो। हाँ यहाँ पाकिस्तान के किसी बैंक MCB है शायद। नहीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान का नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंटरनेशनल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अच्छा सर जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी बैंक है, क्या आप उनको बेचना के लिए अपना पेपाल नहीं पाकिस्तान से नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान से उन अकाउंट को नहीं कर सकते, उन अकाउंट को पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। और अगर हमारा सऊदी अरब में पाकिस्तान का नेशनल बैंक उसकी ब्रांच है, अगर उसके अकाउंट पे हम पेपाल को लिंक कर दें, पेपाल नहीं उधर नहीं कर सकते आप। जो पाकिस्तानी बैंक के आगे ब्रांचेज हैं उनके साथ नहीं आप लिंक कर सकते, लेकिन वहाँ के जो बैंक हैं उनके साथ कर सकते हैं। जैसा पेपाल की लिमिट आप बता रही है 200 ट्रांजैक्शन पर ईयर है। पर ईयर इंडिविजुअल अकाउंट। बिजनेस का तो ओपन जब करते हैं अकाउंट तो बिजनेस में तो वेरिफिकेशन बहुत लेते हैं ना, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जब एक दफा सारा कुछ हो जाएगा तो वो तो खुले रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट पे 200 ट्रांजैक्शन लेना पड़ेगा। खाती भी आगे सारे ठीक है वो 1% आपके फीस देता है पेपाल से। अगर आपने पेओनियर में ट्रांसफर करनी है तो 1% वो चार्ज करेगा।
चलिए ठीक है, फिर आज की वर्कशॉप ये एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। इसको ऊपर बचाओ। वो फॉर्म लगा हुआ अच्छा, आपका टाइल्स का बिजनेस जी। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई और भी नहीं स्टार्ट कर लें? करना यही तो काम, मौके तो बैठ के कुछ करना है, चाह रही है लेकिन समझ नहीं आ रही हमारा थोड़ा बड़े लेवल पे है कहाँ से शुरू करें। तो इस वजह से तो थोड़े से आपका यूएस में तो फिर सप्लाई वगैरह यहाँ से जाती है। हम कोई और आइटम देखेंगे ना, हम वो देखेंगे रिलेटेड हमारी फील्ड ही होगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी यहाँ से यूएसए में ट्रांसफर होती हैं चीज़ें, काफ़ी सप्लाई होती है, तो आप वहाँ पे किसी बंदे को कह सकते हैं हमें माल प्रोवाइड कर दें, तो आप इस तरीके से लेके जा सकते हैं। जी। दरअसल पाकिस्तान में अभी इतना नहीं है कि हर प्रोडक्ट खुद मेड कर सके। हमारे मोस्टली आइटम इम्पोर्ट ही होती थी जब से लॉकडाउन का हुआ पेंडेमिक की वजह से, उसके बाद से मगर ड्यूटीज बढ़ गई हैं, ड्यूटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसके बाद भी फिर बॉर्डर क्लोज है। और जो टायर्स है ना वो इधर की बन गई है, प्लांट चाइना के लगे हुए फैसलाबाद इधर, और लेकिन वो क्वालिटी वगैरह वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो चाइना थी। अच्छे में भी और बुरे में भी। हाँ, अब उनके वो जितने पैसे दोगे वो बना के दे देंगे, ऐसे ही है। अब चाइना से भी हम लोग कर रहे हैं, तो जो चीज़ पहले थी ना, जो क्वालिटी वो नहीं मिल रही, उससे डबल। लेदर जैकेट तो बहुत लोग कर रहे हैं, कनाडा में बहुत अच्छी चलती है, वहाँ पे बहुत अच्छी चलती है। कनाडा में हमारे 10 साल को में बनती वो। हाँ, कनाडा में आप लेदर जैकेट जो करो और अन्य बनाते हो। सियालकोट में बनती है, 5 आदमी का प्लांट है छोटा सा लेदर जैकेट का, वो बड़े छोटे करते हैं। कितना मतलब मार्जिन मिल जाता है अगर करें कनाडा की मार्केट में? यार अगर 10 वायर की जैकेट है ना, 10 वायर का जाता है आपको। अच्छा, आधो वायर का होता है, ठीक है, जितने आप लगा रहे हैं उतना मतलब कनाडा का मतलब डॉलर है ना, 120 या 110 के अराउंड। हाँ, इतना ही तो वो यूएस से कम है, $100 कम, मतलब $200 लगा सकते हैं, $150 मांग सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से तो सर यहाँ से जाएगी कैसे? वो फिर यहाँ से जाते हैं शिप उधर अपना बिल्ड करवा के टेपिंग करके वो आपने उनकी पैकिंग अच्छी करनी है जी, वो बारकोड वगैरह लगा के डब्बों में बंद करके भेज देने हैं शिप में, वो 1-1.5 महीने में पहुँच जाती है, 35 दिन में पहुँच जाएगी। वैसे तो ये लाहौर में भी लेदर की फैक्ट्री है इधर नोएडा में, वहाँ पे भी वो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, जैकेट शूज बैग बनाते हैं। कुछ मतलब क्या भी नाला है वहाँ से, कोगट तो क्या कोगट भी है? नहीं, परमियर लादा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे है, काफी है। कोगट भी जाते हैं यहाँ पे, वो तो एक ब्रांड है, कोगट आइलैंड, चारकोल वगैरह। ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास पे इंशाल्लाह। सर बच्चों को भी सर्टिफिकेट लगाया मिलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं, आपने सर गाइड कर दिया कि हम कोर्सेज में क्या क्या करा रहे होंगे, थोड़ी सी इन्फो मैं आपको देने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वक्त बेसिकली जितने हमारे पास फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए ऑफर है, सिर्फ उनके लिए कि उनको हमारा तो वैसे डिस्काउंट चल रहा है 50% ऑफ,
वो है तकरीबन 2 दिन के लिए, आज और कल। उसके बाद वो ऑफर ख़त्म हो रही है। मज़ीद 50% के ऊपर हम फिजिकल स्टूडेंट जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, इनको हम मज़ीद 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़ोन का जो एक कोर्स है उसका नाम है द कंप्लीट गाइड टू सेल ऑन अमेज़ोन। वो 18 जन से स्टार्ट हो रहा है। मंडे थर्सडे क्लास में मिलेगी 6 PM to 8 PM। इसमें 50% ऑफ के बाद ये कोर्स बनता है 75,000 रुपीज़। इसकी रेस्ट फीस जो इसकी रेस्ट फीस है वो है 5,000। 6 मंथ का कोर्स है, इसी कैंपस में वर्क करेगा ये। दूसरा कोर्स है कंप्लीट अमेज़ोन प्राइवेट लेवल। 18 जन सेम स्टार्ट हो रहा है। मंडे थर्सडे क्लास वर्क करेगी 6 to 8। 50% डिस्काउंट के बाद 32,500 की फीस है। रेस्ट फीस सेम 5,000। ये कोर्स है 1.5 मंथ का। थर्ड वन है कंप्लीट अमेज़ोन FBA होलसेल। ठीक है, 8 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मंडे थर्सडे क्लास हुआ करेगी 6 to 8 PM। 50% ऑफ के बाद 27,500 इसकी क्या कहते हैं टोटल कॉस्ट है। इन सब कोर्सेज के ऊपर 10% आप लोगों के लिए ऑफ मजीद है। ठीक है, 1.5 मंथ का ये कोर्स है। रेस्ट फीस सेम है 5,000। ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू थर्सडे क्लास हुआ करेगी 6 to 8 PM। 50% डिस्काउंट के बाद 27,500 फीस है। रेस्ट फीस सेम 5,000। 1.5 मंथ का कोर्स। अमेज़ोन BA वर्चुअल असिस्टेंट जी 7 जून को स्टार्ट हो रहा है। मंडे थर्सडे क्लास हुआ करेगी 6 to 8 PM। 50% डिस्काउंट के बाद इसकी फीस है 15,000 रुपीज़। रेस्ट फीस है 5,000। 1.5 मंथ का कोर्स है। AWS कोर्स 2 Feb को स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास हुआ करेगी 8 to 10 PM। 50% डिस्काउंट के बाद 20,000 इसकी फीस है और 2K इसकी रेस्ट फीस है। 2 मंथ का कोर्स है। ठीक हो गया, सर्टिफिकेट स्टार्ट लाइव